जब ऑर्क हंटर्स एसोसिएशन के बेस्ट एजेंट्स एक अननोन पोर्टल में एंटर हुए तो वो शॉक्ड रह गए। एस रैंक मॉन्स्टर्स और डीमंस के पूरे झुंड को एक अकेले नंगे आदमी ने खत्म कर दिया था, जिसके पास इनक्रेडिबल स्ट्रेंथ थी। वो 300 सालों से इस दुनिया में कैद था, लगातार लड़ते हुए और स्ट्रॉन्ग बनते हुए। और जब वो फाइनली मॉडर्न वर्ल्ड में बाहर आया तो स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर्स भी उसके सामने वीकलिंग्स लग रहे थे। लेकिन कोई उसकी असली कहानी नहीं जानता था, एक ऐसी कहानी जो कई सदियों पहले शुरू हुई थी। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, उसने खुद को एक पूरी नई दुनिया में पाया, एक ऐसी दुनिया जो बिल्कुल फेरी टेल से निकली हुई लग रही थी। उसको ये रियलाइज करने में देर नहीं लगी कि टेक्नोलॉजी के मामले में ये जगह अर्थ से काफी पीछे थी, लेकिन इसका अपना चार्म था। जिस घर में वो लैंडिंग किया था वो कोई गरीब झोपड़ी नहीं थी, बल्कि एक वेल ऑफ जगह लग रही थी। एक ऐसे बंदे के लिए जो खुद को हद से ज्यादा काम करके मार गया था और जिसका अर्थ पर कोई फैमिली नहीं था, ये एक मेजर अपग्रेड था। उसको असल में जो चीज इंप्रेस कर गई वो थी वो औरत जो उसे पकड़े हुए थी, बच्चे की माँ। वो सिर्फ खूबसूरत ही नहीं थी, उसकी आंखों में ऐसी गर्माहट थी जो किसी को भी पिघला सकती थी। अगर लाइफ यहाँ ऐसे शुरू हो रही थी तो उसने सोचा कि उसे रोमांस के लिए जल्दी स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। ऐसा लग रहा था जैसे किस्मत ने फाइनली उसको एक ब्रेक देने का फैसला कर लिया था। 3 साल बाद उसके छोटे कदम डगमगा रहे थे, सिर्फ विंडो के बाहर की दुनिया की एक झलक पाने के लिए, क्रेडल से फाइनली भागने के बाद। जो उसने देखा उससे उसकी आंखें चमक उठी। बाहर की दुनिया उसके छोटे पर्सपेक्टिव से बहुत बड़ी और मैजिकल लग रही थी। लेकिन जैसे ही वो ये सब एब्जॉर्ब कर रहा था, मेड ने उसे रखती हाथ पकड़ लिया और उसकी छोटी सी एडवेंचर खत्म हो गई। कुछ ही देर बाद उसने चीजें जोड़ना शुरू किया और रियलाइज किया कि उसकी फैमिली सिर्फ वेल्दी ही नहीं थी, वो एक्चुअली ग्रैंड डची का हिस्सा थे, किंगडम में काफी वेल नोन। पता चला कि ये छोटा सा लड़का कोई ऑर्डिनरी बच्चा नहीं था, वो किंगडम ऑफ लायन हार्ट के ग्रैंड ड्यूक ड्राकोनिया का बेटा था, बेसिकली रॉयल्टी। 8 साल बाद लायन ने अपना गेम अप किया और सोर्ड्समैनशिप की ट्रेनिंग शुरू की, किंगडम का नाइट बनने का सपना देखते हुए। वो ये सोचे बिना नहीं रह पाया कि क्या की या ऑरा जैसी चीजें भी इसका हिस्सा होंगी। उसको मेंटोर सर गॉथिक, जो रॉयल पैलेस से आया हुआ एक लेजेंडरी होली नाइट था, उसके मास्टर का रोल निभाया। गॉथिक को ड्राकोनिया के बेटे को ट्रेन करने में ऑनर फील हुआ, लेकिन लियोन के लिए 14 साल का होना एक नाइटमेयर में एंटर होने जैसा लग रहा था। गॉथिक इंसानी रूप में एक बीस्ट था, बिल्कुल अनफेज्ड, चाहे लियोन उनकी स्पार्स के दौरान कितनी भी कोशिश करता। नाइट बनना सिर्फ तलवारें घुमाने तक ही लिमिटेड नहीं था, इसका मतलब था क्वेस्ट्स के थ्रू खुद को प्रूव करना और ऑनर के साथ टाइटल जीतना। और अगर तुम होली नाइट बनना चाहते थे तो होली ग्रेल खुद तुम्हें चुनता और तुम्हें सेक्रेड वाटर पीना पड़ता। ग्रैंड ड्यूक ड्राकोनिया के हेयर होने के नाते लियोन सिर्फ लड़ना ही नहीं सीख रहा था, उसको वो सब भी मास्टर करना था जो एक दिन डची को लीड करने के लिए जरूरी था। सर गॉथिक के एक स्विंग से ही लायन हवा में उड़ जाता था। सिर्फ सक्सेसर बनने के लिए होली नाइट की ट्रेनिंग लेना पनिशमेंट जैसा लगता था, और एक से ज्यादा बार उसने खुद को भगवान से इस मुसीबत से बचाने की दुआ करते हुए पाया। भले ही उसको उनमें कोई फेथ नहीं था, लेकिन जब वो 16 साल का हुआ, बारिश में भीगा हुआ और सड़क पर, उसने फाइनली गॉडेस की ब्लेसिंग पाने की अपनी क्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। जैसे ही उसने अपना पहला रियल स्टेप लिया, उसने दूर से आग की लपटें उठती देखी और मदद की पुकार सुनी। जब ऑर्क्स का एक झुंड गॉडेस का अटेंशन पाने के लिए आ धमका, तो सिर्फ तलवार घुमाना काफी नहीं था, तुम्हें अपना नाम बनाना था, अच्छे काम करने थे और मुश्किल से उसका ध्यान अपनी तरफ खींचना था। सर गिल्डस को बुलाया गया जब ऑर्क अटैक कंट्रोल से बाहर हो गया और सब कोने में फंस गए। इस केओस में लियोन को अपनी तलवार घुमाने के बहुत मौके मिले, फिर भी वो घुस गया, अगली ऑर्क्स को गालियां देते हुए किंगडम की जमीन पर अटैक करने की हिम्मत करने के लिए। किंगडम में दुश्मनों की कमी नहीं थी और चीजें तेजी से गर्म हो रही थीं। जब तक लियोन 20 का हुआ, वो फाइनली गॉडेस अरियाना से रूबरू हुआ, एक रेडिएंट ब्यूटी जो बहुत रियल थी। उसने उसको अपनी ऑनर और फेथ प्रूफ करने के लिए एक क्वेस्ट दी और बिना किसी झिझक के उसने उसे एक्सेप्ट कर लिया।
सालों तक खुद को हद तक धकेलने के बाद लियोन ने फाइनली होली नाइट का टाइटल हासिल किया। उसके बाद लियोन ने पूरा रैम्पेज किया, ऑर्क्स को काटा, गॉब्लिन्स को वाइप आउट किया और इविल कल्ट्स को क्रश किया। इवेंचुअली वॉर नाइट का टाइटल हासिल किया, जिसने उसे दूसरे नाइट्स को लीड करने की अथॉरिटी दी। उसने आगे बढ़कर 7 लाख से ज्यादा ऑर्क्स को खत्म कर दिया। जब तक वो 35 साल का हुआ, लिविंग सेंट और डेमीगॉड आर्गन मजेस्टी लायनहार्ट एम्पायर के बुलाए आर्च डीमंस के खिलाफ जंग में शहीद हो गया। ऑर्क्स के खत्म होते ही डीमंस ने तबाही मचाना शुरू कर दिया और इंसानियत को दोबारा भगवान पर विश्वास करने पर मजबूर कर दिया। लियोन उन लापार्ड मजिशियंस को गालियां दे रहा था जिन्होंने ये सब किया था। थ्रोन खाली होने के बाद किंग लायनहार्ट की लेगेसी को आगे बढ़ाने के लिए एक नया होली नाइट चूज करना था। तभी गॉडेस अरियाना ने लियोन ड्राकोनिया की तरफ देखा और उसने उनकी पुकार मान ली, कसम खाते हुए कि वो कभी अपने लोगों को मायूस नहीं करेगा। उसके बाद लियोन को गॉडेस अरियाना से सेक्रेड ट्रेजर द लायन हार्ट मिला और उसने होली ग्रेल को गार्ड करने की कसम खाई। इसी तरह वो ड्राकोनिया का ग्रैंड ड्यूक और लायन हार्ट किंगडम का राजा बन गया। 80 साल की उम्र तक उसने ऑर्क्स के साथ 3 ब्रूटल जंगें देखी थीं। एक ट्विस्टेड कुबड़े का सामना किया था जो आर्च डीमन बन गया था और एम्पायर की मचाई हुई तबाही से भी डील किया था। जब एम्पायर के डार्क मैजिक स्कूल्स दोबारा ट्विस्टेड एक्सपेरिमेंट्स में लौट रहे थे, लियोन ने उनकी बर्बादी का ब्लेम नॉर्दर्न कल्ट को एक्सेप्ट करने और भगवान से मुंह मोड़ने पर डाला। उसका मानना था कि ये सब तब शुरू हुआ जब उन्होंने उन लोगों को राइट्स दिए जिन्हें वो अनवर्दी समझता था। गुस्से में आकर लायन ने नाइट्स को लड़ाई के लिए बुलाया और कॉन्क्वेस्ट का इरादा कर लिया। 96 साल की उम्र में इमॉर्टैलिटी का पीछा करते हुए एक पागल आदमी ने कैपिटल में मास सुसाइड करवा दिया, जिसमें 3 मिलियन लोगों की जान चली गई, सिर्फ लॉर्ड ऑफ केओस को समन करने के लिए। लियोन अपने होली सोर्ड को पकड़े हुए, जो अभी भी पिछले कैंपेन के ऑर्क ब्लड से दागदार था, अपने नाइट्स को एम्पायर की तरफ ले गया। 121 साल की उम्र तक दुनिया तबाही के किनारे पर कांप रही थी। लियोन ने आरीन से कहा कि उसे प्राउड होना चाहिए क्योंकि उसका बाप शान से मरा और ऊपर भगवान से जा मिला। फिर लियोन ने अपने नाइट्स को इकट्ठा किया, उनसे पूछा क्या उन्हें वो दुश्मन सुनाई दे रहा है जिसने उनके भाइयों को छीन लिया था। उस होपलेस वेस्टलैंड में भी उसने हिम्मत के बीज बोए, उन्हें याद दिलाते हुए कि इज्जत अभी भी कुछ मायने रखती है। वो बुराई को होराइजन से आगे फैलने से रोक नहीं पाए, लेकिन गॉडेस, होली स्वॉर्ड, स्पीयर और ग्रेल की बैरर आखिर तक उसके साथ खड़ी रही। वो पल था जब उन्होंने हमला किया। उस सर्दी में लायन की सेना ने धरती पर फैले अरबन डेविल्स के खिलाफ अपनी आखिरी जंग लड़ी। बारबेरियन स्लेव्स को मीट शील्ड्स की तरह यूज किया गया और सिविलियंस जो स्पीयर्स और शील्ड्स के साथ थे, ग्लोरियस नाइट्स के बगल में शान से मरे, जो सभी भगवानों और होली टेम्पल्स के चोजन वंस थे। लायन ने डीमंस और आर्च डीमंस को आखिरी दम तक कुचल दिया, ये दिखाते हुए कि एक होली नाइट होना सच में क्या मतलब रखता है। 256 साल की उम्र में उसने आखिरी डीमन गेट को तोड़ दिया, बाकी बची गंदगी के लिए बचने का कोई रास्ता नहीं छोड़ा। जब तक वो 300 साल का हुआ, किसी ने एक चमकते हुए योद्धा को देखा जिसने ग्रिम कॉर्च डीमन को एक ही वार में मार गिराया था। जब उन्होंने पूछा कि वो कौन है, लियोन एक उभरते सूरज की तरह आगे बढ़ा और खुद को किंग लायन ड्राकोनिया घोषित किया, ग्लोरियस नाइट्स का नाइट और होली टेम्पल्स की इच्छा का बैरर। उस साल नाइट किंग की वापसी हुई, ठीक उस वक्त जब उसने हर आखिरी डीमन को खत्म करने के बाद अर्थलिंग से मुलाकात की। उसके बाद सोल के सेंटर में एक मिस्टीरियस गेट खुला जिसे अनआइडेंटिफाइड ब्लैक क्लास थ्रेट के रूप में रैंक किया गया। कोरिया और ग्लोबल हंटर्स एसोसिएशंस ने मेजर गिल्ड्स को उसे रेड करने के लिए बुलाया, लेकिन अनजान खतरे की वजह से सब पीछे हट गए। गवर्नमेंट ने आखिर में कोरियन हंटर्स एसोसिएशन को पहले जाने का काम सौंपा, बेसिकली उन्हें मौत के मुंह में भेजना था। अंदर एसोसिएट मैनेजर हनहार की पहली नजर एक पूरी तरह नंगे आदमी पर पड़ी और वो उसके बारे में सोचना बंद नहीं कर पाई। हेड मैनेजर किम जिन सू ने उसे एक कप कॉफी से उस सोच से बाहर निकाला। उसने बताया कि कोई उसकी कहानी पर विश्वास नहीं कर रहा था, लेकिन जिन सू को इसकी उम्मीद थी। एक ब्लैक रैंक्ड डीमन गेट, एक ग्रेट डेविल और फिर भी किसी तरह वो सब जिंदा बाहर आ गए। उस एक आदमी की वजह से ये एक मिरेकल जैसा लगा। हनहारी ने लियोन से सवाल किया, ये कहते हुए कि वो गेट के अंदर अदर वर्ल्ड के सर्वाइवर के रूप में बचा था।
पता चला कि कुछ लोग पहले भी गेट रेल्म से बाहर निकल चुके थे। पिछले 30 सालों में इन गेट्स का एक पैटर्न था, या तो एक मर रही दुनिया या जो पहले ही तबाह हो चुकी थी। कभी कभी सर्वाइवर्स डीमन रेल्म से इंसेन स्ट्रेंथ के साथ वापस आते हैं और इसी वजह से गवर्नमेंट उन्हें सपोर्ट और स्काउट करने के लिए अपना बेस्ट करती है। हनहारी पोटेंशियल देखती है और जानती है कि लियोन कुछ और ही है। जिनसू भी हैरान था। जहां ए रैंक हंटर्स हाई रैंकिंग डीमंस के खिलाफ अपनी जान रिस्क करते हैं, फिर भी लियोन ने एक को एक ही बार में मार गिराया। जिस तरह के मॉन्स्टर्स से एस रैंक्स भी कांपते हैं, वो उसके लिए कुछ भी नहीं था। फिर भी जिनसू कल्चर गैप को लेकर थोड़ा बेचैन था, क्योंकि लियोन पूरी तरह से रॉयल्टी की तरह बिहेव करता है। हनहारी इस बात को टाल देती है, ये सोचकर कि शायद वो एक अच्छा आदमी है। लेकिन जैसे ही वो लोग पहुंचते हैं, वो देखते हैं कि लियोन वर्कर्स पे चिल्ला रहा है, रीइंफोर्स ग्लास तोड़ रहा है, जिसे मॉन्स्टर्स भी नहीं तोड़ पाते। हो गया उसका नाइस गाय बनके रहना। इस बीस्ट में क्लियरली एक सीरियस सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। लगभग 15 मिनट पहले इंटेरोगेशन रूम में लियोन को थोड़ा आउट ऑफ प्लेस फील हो रहा था। उसको याद था कि वो एक 20s का एक बंदा था जो ओवरवर्क से मर गया था, फिर दूसरी दुनिया में रीइंकार्नेट हुआ, किंग और नाइट बना, एक शादी से ज्यादा राज किया और 200 साल तक डीमंस को मारता रहा। अब वापस अर्थ पर आकर वो खुश है कि उसे अभी भी इस जगह की कुछ बातें याद हैं। उसने अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी छुपा रखने का डिसाइड किया। आखिर एक लेजेंडरी नाइट किंग किसी ओवरवर्क्ड ऑफिस गाय से कहीं ज्यादा बेटर साउंड करता है। लियोन अपनी रॉयल एटीट्यूड भी नहीं छोड़ रहा था। वो तकला एजेंट उसे हैंडल करने में स्ट्रगल कर रहा था, लेकिन लियोन को लगा कि या तो वो गवर्नमेंट का यस मैन है या फिर बस रिस्पेक्टफुल रहने की कोशिश कर रहा है। जब एजेंट ब्लैक गेट और लियोन के डीमन स्लिंग स्प्री की बात करता है, लियोन उसे करेक्ट करता है। प्राउडली कहता है कि उसने सारी इविल स्पीशीज को खत्म कर दिया और नाइटली ऑनर को बरकरार रखा। फिर वो डिमांड करता है कि एजेंट उसके सेक्रेटरी की तरह एक्ट करे और उसकी ग्रैंड टेल रिकॉर्ड करे। बाल्डी कल्चरल डिफरेंस का बहाना बनाकर उसकी बात मान लेता है, तो वो अग्री कर जाता है। लियोन हिंट करता है कि रॉयल्टी बेटर ट्रीटमेंट डिजर्व करती है। बेसिकली कह रहा था कि उसे भूख लगी है और वो बंदा उसको हैंडल करने निकल जाता है। सबसे ज्यादा लियोन जानना चाहता है कि जब वो नहीं था तब दुनिया में क्या हुआ। बाल्डी एक्सप्लेन करना शुरू करता है कि ये सब 30 साल पहले कैसे शुरू हुआ, जब पूरी दुनिया में अचानक गेट्स खुल गए और मॉन्स्टर्स और डीमन से भर गए। बहुत नुकसान के बाद लोगों को समझ आया कि हर गेट का एक थीम था और अगर उन्हें अकेला छोड़ दिया जाता तो अंदर का डंजन फट जाता और केओस फैला देता। जैसे ही वो टॉपिक को फूड की तरफ शिफ्ट करता है, लियोन गहरी सोच में डूबा है। अर्थ के गेट्स और क्वेस्ट्स को अपनी दुनिया के डीमन इन्वेजन से हुए फॉल से कंपेयर कर रहा है। उसको लगा कि ये ह्यूमैनिटी को स्ट्रेंथन करने के लिए किसी तरह का ट्रायल था। फिर मील आता है और लियोन घंटों पके हुए रिच बोन ब्रॉथ की स्मेल से ऑलमोस्ट ओवरवेल्म्ड हो जाता है, जो बिल्कुल ठीक से सीजन था और साइड में क्रंची किमची भी थी। एक फॉर्मर लेबरर होने के नाते ये उसके लिए कंफर्ट फूड था, ऑलमोस्ट सेक्रेड। फिर भी लियोन अपनी रिएक्शन को दबा लेता है और बाल्डी को बुलाता है, क्लेम करते हुए कि एक रॉयल को ऐसा कॉमनर्स फूड सर्व करना इंसल्ट है। वो उन्हें फिर से याद दिलाता है कि वो कौन है। लियोन ड्रैगोनिया लायन हार्ट, दूसरी दुनिया का नोबल, होली ग्रेल का गॉड का चुना हुआ गार्डियन है, होली स्वॉर्ड और स्पीयर का बैरर है। वो मिलियंस ऑफ डीमंस का स्लेयर है, केओस, मैलिस का लॉर्ड है और 300 साल की जंग का लिविंग हिस्ट्री है। कभी एक हम्बल अर्थलिंग था, अब एक रिटर्निंग किंग है जो मानता है कि ये दुनिया ब्रोकन है क्योंकि इसमें फेथ की कमी है। लियोन इसे अपनी रॉयल ड्यूटी मानता है कि भटके हुए लोगों को गाइड करे। अर्थ पर वापस आने के बाद भी वो नाइट किंग का बोझ अभी भी उठा रहा है। एक जूसी स्टेक सर्व होने के बाद लियोन की प्राइड इंटैक्ट है। ये ऑनर ऑब्सेस्ड बंदा जिनसू को हैरान कर देता है कि उसने उनके चिकन और ब्लैक बीन नूडल्स को पहचाना कैसे। हनारी बस रिलीव्ड है कि वो 1993 की रेड वाइन की बोतल के साथ टी बोन स्टेक एंजॉय कर रहा है। जिनसू हारी को क्वेश्चनिंग में लीड लेने का सिग्नल देता है, लेकिन वो क्लियरली घबराई हुई है और लियोन के ओल्ड स्कूल तरीके से बोलने में स्ट्रगल करती है। जिनसू थोड़ा अनॉयड होकर सस्पेक्ट करना शुरू कर देता है कि लियोन शायद हारी में इंटरेस्टेड है, खासकर तब से जब उसने उसे पहले ब्रेव कहा था और बाहर नहीं निकाला था। हारी थोड़ी हेजिटेंट होकर उसके मैजेस्टी के रूम में झांकती है और पोलाइटली पूछती है कि क्या वो इंटरप्ट कर सकती है।
लियोन अपना मुंह पोंछते हुए पहले वाली स्वॉर्ड्स वुमन को पहचानता है और उसे बैठने को कहता है, जिससे उसका दिल खुश हो जाता है। वो पूछती है कि क्या उसने मील एंजॉय किया, और लियोन शेफ की सिंसेरिटी और स्किल को एक्नॉलेज करता है, उसे अश्योर करता है कि उसकी फ्रस्ट्रेशन फूड के बारे में नहीं थी, ये ज्यादा उनके लैक ऑफ रिस्पेक्ट के बारे में थी कि वो एक किंग को प्रॉपर्ली ट्रीट नहीं कर रहे थे। वो जेंटली एक्सप्लेन करता है कि वो फॉरेन रॉयल्टी को कैसे ट्रीट करते हैं, ये उनके नेशन के स्टेटस को रिफ्लेक्ट करता है। हारी नर्वस होकर रियलाइज करती है कि वो कितनी डिसरिस्पेक्टफुल रही है। लियोन उसे जाने देता है, कंफर्म करता है कि उसका नाम हारी है, और ये भी पता चलता है कि डीमंस अर्थ को टेरराइज कर रहे हैं। हारी रिवील करती है कि उसका मिशन लियोन को साउथ कोरियन हंटर एसोसिएशन और उनके कंट्री में रिक्रूट करना है। वो फॉर्मली पूछती है कि क्या किंग लियोन एसोसिएशन ज्वाइन करने पर कंसिडर करेंगे। लियोन समझता है कि 21st सेंचुरी की इंटेलिजेंस वॉर अपने कंट्री के लिए सर्वाइवर्स को स्काउट करने के बारे में है, चाहे कोई भी प्रोमिसेस किए जाएं। वो जानता है कि अगर वो रुकता है तो उसे लड़ना पड़ेगा, लेकिन एक किंग दूसरे नेशन की मिलिट्री में सर्व नहीं कर सकता। तो लियोन डिसाइड करता है कि वो इस दुनिया में अपना खुद का नाइट्स ऑर्डर बनाएगा। हैरी सर हिलाती है उसके डिसीजन को समझते हुए। उसके पास आर्ग्यू करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं था। बाद में जिंगसू कमेंट करता है कि ये अच्छी बात है कि लियोन किसी दूसरे कंट्री या गिल्ड से स्वे नहीं हुआ। हारी को यकीन नहीं हो रहा कि गवर्नमेंट से जुड़ी एक एसोसिएशन को उस जैसे के सामने झुकना पड़ रहा है। हारी फायर्ड अप होकर बड़े गिल्ड्स को लताड़ता है कि वो अपना पैसा और पावर यूज करके सर्वाइवर्स को खरीद रहे हैं। जैसे ही जिंगसू फीनिक्स गिल्ड के बारे में कुछ स्पिल करने वाली होती है, फ्लोर हिलने लगता है। उन्हें अचानक हनुम प्लेन्स पर एक डंजन ब्रेक का अलर्ट मिलता है। अगर ग्रेनरी के पास डंजन ब्रेक होता है तो डेमोनिक आउटब्रेक फूड प्रोडक्शन को डिस्टर्ब कर सकता है। हारी जानती है कि फीनिक्स गिल्ड का एस रैंक हंटर ली योंग वान एक ऑरेंज कलर्ड गेट को टेक डाउन करने में केपेबल है। जिंगसू को यकीन है कि ये जर्क्स कुछ तो कर रहे हैं। लियोन सब कुछ ओवरहियर करके रियलाइज करता है कि ये लोग मुश्किल में हैं। जब डंजन ब्रेक होता है, लियोन बेट करता है कि ये क्रॉप्स को इन्फेक्ट करके डैमेज करेगा, इसलिए वो ऐसी जगह एक्शन लेने का डिसाइड करता है जो डियरा के कंट्रोल में नहीं है। एक ब्लॉन्ड ग्रीन क्लोक में एक बड़े सफेद कैसल के पास हवा में डांस करती है, जबकि डंजन कोर पर हैवक मचा रहा है। फीनिक्स गिल्ड का एस रैंक और गिल्ड मास्टर हंटर योंग वान जिंगसू और हारी को एंटर करते हुए नोटिस करता है। जिंगसू को यकीन है कि इस जर्क ने पर्पसली डंजन ब्रेक होने दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि गेट प्रॉफिट्स पर टैक्स एग्जेम्पशन की उनकी रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो गई थी। रिजेक्शन के बावजूद फीनिक्स गिल्ड ने गेट्स के बाय प्रोडक्ट्स जैसे मैजिक क्रिस्टल्स और मॉन्स्टर मटेरियल से मैसिव प्रॉफिट कमाया। फिर भी ये स्कमबैग्स 1 ट्रिलियन टैक्सेस देने से बचने की कोशिश कर रहे हैं। बड़े गिल्ड होने का उन्हें काफी फायदा मिला है, फिर भी उनके लिए कुछ भी काफी नहीं होता। जिंगसू ने कभी इमेजिन नहीं किया था कि वो एक सिंपल रिजेक्शन पर इतना गिर जाएंगे। हारी योंग वान पर चिल्लाती है, उसे याद दिलाते हुए कि 1 हफ्ता हो गया है और डंजन गेट को क्लोज करना है। योंग वान डेविल में केयर एटीट्यूड से ग्रिन करते हुए कॉन्सिक्वेंसेस को एक्नॉलेज करता है, लेकिन मेंशन करता है कि इंजर्ड कॉन्ग्रेड्स रेड के लिए प्रॉब्लम हो सकते हैं। वो प्रॉमिस करता है कि वो कल हैंडल कर लेंगे, ऑल्दो नो गारंटीज। ये सुनकर जिंगसू और हारी बहुत गुस्से में आ जाते हैं। हारी चुप नहीं रह पाता, योंग वान के पेट्रियोटिज्म पर सवाल उठाता है, ये जानते हुए कि अगर हनुम प्लेन्स इन्फेक्ट हो गया तो क्या हो सकता है। अचानक योंग वान एक सिनिस्टर लाफ करता है, हारी को पिछले साल के इवेंट्स याद दिलाता है और कोल्डली कहता है कि इस दुनिया में जस्टिस सिर्फ पैसा और पावर है। एक फेमिलियर आवाज योंग वान को शैलो ओल्ड फैशन जर्क बुलाती है। वो लियोन पर स्नैप बैक करता है, लेकिन लियोन इसे लाइटली नहीं लेता। उसे कहता है कि उस जैसा कोई लोली इंसान एक किंग को ऐसे एड्रेस नहीं करना चाहिए। योंग वान इंसल्ट से स्टन्ड होकर टेकन अबैक रह जाता है, खासकर इसलिए क्योंकि वो दुनिया के टॉप 20 एस रैंक हंटर्स में से एक है और टॉप 10 गिल्ड्स में से एक का गिल्ड मास्टर है। वो लियोन को हिट करने को रेडी होता है, लेकिन हारी उसे जल्दी रिमाइंड करती है कि लियोन एक सर्वाइवर है, तो वो रुक जाता है। इंस्टेंटली योंग वान अपना टोन चेंज करता है, रिस्पेक्ट दिखाने के लिए बो करते हुए। वो पूछता है कि क्या लियोन एक ग्रे कलर्ड गिल्ड से है, लेकिन लियोन पेजेंट्स के साथ स्मॉल टॉक में अनइंटरेस्टेड जिंगसू पर फोकस करता है और गेट की एक क्लियर समरी डिमांड करता है। जिंगसू और हारी रिलीव्ड होकर उसे अपने साथ पाकर खुश होते हैं। काम आगे बढ़ाने के लिए हारी एक्सप्लेन करता है कि डंजन ब्रेक्स यूजुअली लैंड के डिमोनिक एलिमेंट से इन्फेक्ट होने से शुरू होते हैं, जो क्रॉप्स को ग्रो होने से रोकते हैं। क्योंकि हनुम प्लेन से की ग्रेनरी है, तो ये एक क्रिटिकल सिचुएशन बन जाती है। इसको ठीक करने के लिए हारी कहता है कि उन्हें डंजन क्लियर करना होगा और लैंड को प्योरीफाई करना होगा।
एक बार लियोन इशू समझ जाता है तो वो हारी को बैकअप बुलाने का ऑर्डर देता है। वो अगले दिन सिचुएशन का चार्ज लेने पर इंसिस्ट करता है जब दूसरे ग्रुप का टाइम खत्म हो जाएगा। लेकिन कुछ भी करने से पहले लियोन नेशन के किंग से एक ऑफिशियल नोटिस ऑफ कंसेंट डिमांड करता है। तब तक वो एक्ट करने से रिफ्यूज करता है। हारी एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है कि ये इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन लियोन प्रिंसिपल्स का आदमी होने के नाते लॉस फॉलो करने पर इंसिस्ट करता है और तुरंत किंग को मैसेज भेजने की डिमांड करता है। इसी बीच योंग वान विजिबली शेकन है, लगता है जैसे उसने कोई घोस्ट देख लिया हो। वो लियोन को शैलो ओल्ड फैशन जर्क बुलाता है। वो लियोन को शाताब जवाब देता है, लेकिन लियोन इसे लाइटली नहीं लेता। उसे कहता है कि उस जैसा कोई लोली इंसान एक किंग को ऐसे एड्रेस नहीं करना चाहिए। योंग वान इंसल्ट से स्टन्ड होकर टेकन अबैक रह जाता है, खासकर इसलिए क्योंकि वो दुनिया के टॉप 20 एस रैंक हंटर्स में से एक है और टॉप 10 गिल्ड्स में से एक का गिल्ड मास्टर है। वो लियोन को हिट करने को रेडी होता है, लेकिन हारी उसे क्विकली रिमाइंड करती है कि लियोन एक सर्वाइवर है, तो वो रुक जाता है। इंस्टेंटली योंग वान अपना टोन चेंज करता है, रिस्पेक्ट दिखाने के लिए बो करते हुए। वो पूछता है कि क्या लियोन एक ग्रे कलर्ड गिल्ड से है, लेकिन लियोन पेजेंट्स के साथ स्मॉल टॉक में अनइंटरेस्टेड जिंगसू पर फोकस करता है और गेट की एक क्लियर समरी डिमांड करता है। जिंगसू और हारी रिलीव्ड होकर उसे अपने साथ पाकर खुश होते हैं। काम आगे बढ़ाने के लिए हारी एक्सप्लेन करता है कि डंजन ब्रेक्स यूजुअली लैंड के डिमोनिक एलिमेंट से इन्फेक्ट होने से शुरू होते हैं, जो क्रॉप्स को ग्रो होने से रोकते हैं। क्योंकि हनम प्लेन से की ग्रेनरी है, तो ये एक क्रिटिकल सिचुएशन बन जाती है। इसको ठीक करने के लिए हारी कहता है कि उन्हें डंजन क्लियर करना होगा और लैंड को प्योरीफाई करना होगा। एक बार लियोन इशू समझ जाता है तो वो हारी को बैकअप बुलाने का ऑर्डर देता है। वो अगले दिन सिचुएशन का चार्ज लेने पर इंसिस्ट करता है जब दूसरे ग्रुप का टाइम खत्म हो जाएगा। लेकिन कुछ भी करने से पहले लियोन नेशन के किंग से एक ऑफिशियल नोटिस ऑफ कंसेंट डिमांड करता है। तब तक वो एक्ट करने से रिफ्यूज करता है। हारी एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है कि ये इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। जहां वो नॉर्मली मेडल्स और गिफ्ट्स देता था, इस बार उसने बस उसकी माफी मांगी, जिससे वो शर्मा गई। बाद में लियोन वो अप्रूव्ड डॉल हनुम प्लेन्स पर लेके गया, जहां सब कुछ रेडी था। जैसे ही उसने हार्वेस्ट डॉल धरती की मां को ऑफर की, योंग वान का गैंग बगल से देख रहा था। अचानक एक सेक्रेड कप में बूंदे भर गईं। सूरज निकला और पूरे आसमान में लाल चमक फैल गई। वो स्ट्रॉ डॉल अपने आप खड़ी हो गई, डिवाइन एनर्जी से भर के। फिर मदर अर्थ खुद डेरा, जो लाइफ और अबंडेंस की देवी है, डॉल में उतर गई और लंबे टाइम बाद उन्हें ग्रीट किया। इस जमीन पर डिविनिटी की वापसी को मार्क करते हुए लियोन ने डेरा को उसकी डिवाइन ग्रेस की तारीफ करते हुए ग्रीट किया और उसने जवाब में जमीन को टेंटेड और ईविल से भरा हुआ बताया। वो अग्री करता है, कहता है कि बहुत से विकेड बीइंग्स इस वर्ल्ड में आ चुके हैं, पर यहाँ कोई ट्रू डिविनिटी नहीं है, शायद लोवली और अनवर्दी लोगों की फेलियर की वजह से। डेमिर पॉइंट आउट करती है कि ग्रीड और इग्नोरेंस हमेशा पाप नहीं होते, बल्कि ह्यूमन नेचर है। पूछने पर लियोन एडमिट करता है कि स्वॉर्ड्समैन के बीच अलग दिखना मुश्किल है, पर उसका मानना है कि एक ट्रू कॉन्करर नेचर से ही डिवाइन होता है। वो वाव करता है कि इग्नोरेंट लोगों को बैलेंस्ड अथॉरिटी और ड्यूटी के साथ गाइड करेगा जब तक एक नया पैंथियन राइज न करे। जब वो एक विश पूरी करने का ऑफर करती है लियोन डेरा से, जो धरती की देवी है और ग्रीन में ड्रेप्ड है, जमीन को प्योरीफाई करने को कहता है। खुशी से वो मिट्टी को अपनी एसेंस से ब्लेस करती है, प्रॉमिस करते हुए कि जो भी इस जमीन पर चलेगा अब वो लियोन को फॉलो करेगा। एक सेक्रेड ड्रॉप गिरता है धरती को क्लेंस करते हुए, और लियोन सबको फॉर्मली कॉल करता है कि वो इस वर्ल्ड को विटनेस करें जो अब डिविनिटी से टच हो चुका है। उसके लिए लाइफ का ट्रू पर्पस है बर्थ देना और थ्राइव करना। लियोन आगे बताता है कि कैसे बर्थ और प्रॉस्पेरिटी प्रूव करते हैं कि फर्टाइल धरती एक डिवाइन प्रॉमिस का लिविंग साइन है। पर योंग वान सबको उससे बाहर निकाल देता है, मैजिकली ग्रोन क्रॉप्स को जहर कहकर। ये लियोन को सीरियसली बुरा लगता है और वो 2 बार इग्नोरेंस को नहीं सहने वाला। हवा में एक सर्दी के साथ लियोन योंग वान को कहता है कि अपनी गंदी जबान संभाल के रखे। फिर भी योंग वान पीछे नहीं हटेगा और लियोन को स्कैमर एक्सपोज करने का प्लान करता है प्रूफ मांगकर। वो एक अप्रेजर को भी ले आता है जो क्रॉप्स पर अप्रेजल मैजिक यूज करता है और शॉक से फ्रीज हो जाता है। पता चलता है कि ये चावल डेरा खुद का एक रेयर ब्लेस्ड प्लांट है जो डिसेंट क्वांटिटी में खाने पर टियर 3 डिजीजेस को ठीक कर सकता है। कैंसर भी इसके सामने टिक नहीं पाएगा।
पूरी भीड़ हैरान रह जाती है। जिंगसू तुरंत चीफ के घर से एक पॉट मंगवाता है क्योंकि ऐसे मिरेकल फूड को इग्नोर नहीं किया जा सकता। इसको पकाने के बाद एक ब्लू विंडो पॉपअप होता है जो दिखाता है कि जिंगसू को हर मिनट 8 घंटे की स्टैमिना और माना रिस्टोर हो रही है। वो हैरान रह जाता है, ये रियलाइज करते हुए कि ये चीज बेसिकली एक बॉटल के 3 मिलियन वन के बराबर है। अचानक हरी अंदर आती है और कैजुअली बताती है कि उसने क्यूरियोसिटी में एक बग खा लिया। जिंगसू को उल्टी आने वाली होती है, पर फिर वो बताती है कि बग ने उसको एक बफ दिया जो उसको पूरी तरह से शॉक कर देता है। अगर डिवाइन एनर्जी सच में सब जगह फैल गई है तो हर लिविंग चीज में अब बफ्स हो सकते हैं। ये सुन के जिंगसू को जोश आ जाता है और वो जितने हो सके उतने बग्स ढूंढने का ऑर्डर देता है ताकि गेट को फुली बफ्ड चार्ज किया जा सके, जिससे हंटर एसोसिएशन रेड टीम पहले कभी नहीं जैसी फायर अप हो जाती है। जैसे ही दायरा जाने की तैयारी करती है, लियोन उसको डिवाइन लव के लिए थैंक्स करता है जो उसने उन्हें ब्लेस किया था। उसकी आखिरी एडवाइस उसके लिए सिंपल थी कि भूखे मत रहना। जब हरी इसके बारे में पूछती है, लियोन आसपास के नॉन बिलीवर्स को समझाता है कि एक मीनिंगफुल लाइफ और वर्ड्स डिवाइन पावर पर बने होते हैं। फिर वो सबका फोकस वापस गेट की तरफ कर देता है जब सोल्जर्स खाना खत्म कर लेते हैं। इसी बीच योंगवान गुस्से में भरा हुआ है कि एक सर्वाइवर उसके प्लान्स खराब कर रहा है। वो विश करता है कि लियोन मर गया होता ताकि गवर्नमेंट के पास उसकी रिक्वेस्ट अप्रूव करने के अलावा कोई चॉइस न होती। तब उसको एक आइडिया आता है। वो अपने लैकी को रिलैक्स करने को कहता है, ये नोटिस करते हुए कि गेट ऑलरेडी पार्टली क्लियर हो चुका था। सिर्फ ए रैंक हंटर हनहारी के साथ वो सोचता है कि लियोन बस एक लकी सपोर्ट टाइप का बंदा होगा जिसमें कोई रियल कॉम्बैट स्किल्स नहीं है। यांगवान के दिमाग में अंदर के मॉन्स्टर को हराना इम्पॉसिबल है सिर्फ बेसिक मूव से। लियोन अपनी अर्थली ट्रूप्स को गेट के अंदर ले जाता है और जल्दी से ये फैक्ट समझ जाता है कि ये गेट्स तभी क्लोज होते हैं जब फाइनल बॉस को हराया जाता है या मेन क्वेस्ट क्लियर हो जाती है। उसको ये सेटअप पसंद आता है। जो हरी ने मेंशन नहीं किया था वो ये है कि ये डंजन्स यूजुअली आप पर कैसे गैंग अप करते हैं। उन्हें एक जला हुआ स्केलेटन मिलता है, शायद कोई जो उनसे पहले फेल हो चुका था, और वो नोटिस करने लगते हैं कि डंजन मॉन्स्टर से भरा हुआ है। पूछने पर हरी बताती है कि मॉन्स्टर्स को मारना आमतौर पर उनकी तादाद कम कर देता है, लेकिन अनडेड जैसे स्केलेटन्स, ज़ॉम्बीज या डीमंस के साथ वो बार बार वापस आते रहते हैं जब तक फाइनल बॉस को खत्म न कर दिया जाए। लियोन को एहसास होता है कि बचने का एक ही तरीका है बॉस को हराना। हरी को शक है कि स्केलेटन आर्मी के पीछे एक नेक्रोमैंसर का हाथ है। अचानक एक रेड अलर्ट हरी को डंजन ब्रेक की वार्निंग देता है और अंदर मौजूद सब पर 3 घंटे का टाइम लिमिट लग जाता है। मिशन है कमांडर नाइट दुल्हन को हराना जो अपनी ट्रूप्स के साथ आगे बढ़ रहा है। लैकीज को एक ठंडक महसूस होती है और जिंगसू योंगवान को उन्हें फेल करने के लिए फंसाने पर कोसता है। जैसे ही स्केलेटल सोल्जर्स की वेव्स आगे बढ़ती है, जिंगसू ऑर्डर देता है कि सारे कॉम्बैट ऑप्शंस अपर रैंक्स को दिए जाएं। माशिक जल्दी से रिपोर्ट करता है कि उसने लगभग 30 आर्चर्स और 2 मेजेस देखे हैं और जिंगसू स्नाइपर्स को लॉन्ग रेंज और शील्डर्स को फ्रंट लाइन संभालने की जिम्मेदारी देता है। ये क्रीपी जंग तलवारों की टक्कर में बदल जाती है जब वो अनडेड आर्मी से लड़ते हैं। जिंगसू को उनकी ताकत सरप्राइजिंग लगती है। वो सोचता है कि ऑरेंज गेट्स अलग तरीके से बने होते हैं, पर उसके जैसे बी रैंक के लिए अभी भी संभालने लायक हैं। तब उसकी नजर 2 स्केलेटन मेजेस पर पड़ती है जो एडवांस्ड स्पेल्स कास्ट कर रहे होते हैं। जिंगसू उनका ध्यान जल्दी अपनी तरफ करने की कोशिश करता है, पर वो क्रीपी मेजेस अपना अटैक दाग देते हैं। तब भी जिंगसू अपने एक्सपेंसिव गियर की वजह से मुश्किल से एक स्क्रैच के साथ बच निकलता है। जैसे ही धुआं छटता है, फाइनल बॉस दुल्हन अपने घोड़े पर एक बैडएस एंट्री मारता है। जिंगसू को सरप्राइज कर देता है। एक ही वार में जिंगसू सीधा दीवार में जा लगता है। हरी को चिंता होती है और उसका लैकी सोचता है कि ये रिजर्व फोर्सेस को मदद के लिए बुलाने का सबसे सही वक्त है। जिंगसू देखता है कि दुल्हन के हाथों में वो ग्रेट स्वॉर्ड तेजी पकड़ रहा है। सिचुएशन कितनी खराब है ये समझने के बाद हरी लायन हार्ट के राजा से मदद मांगती है, वही आदमी जिसने एक बार एक बड़े डीमन को हराया था। लियोन, जिसे किंग कहा जाता है, मानता है कि ऐसी छोटी मोटी जंग उसके लेवल से नीचे है। इसके बजाय वो हरी से कहता है कि वो अपनी ऑनर कमाए। बोलता है कि उसे हड्डियों के ढेर से डील करवाना या देवी से एक्सपेक्ट करना कि वो बीच में आए कितना पैथेटिक है। ये बात हरी को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती और जैसे जैसे टाइम निकल रहा है, हरी देखती है कि वो क्लियरली दुल्हन में ज्यादा इंटरेस्टेड है और किसी चीज में नहीं। बिना किसी झिझक के हरी अपनी तलवार पकड़ती है और बॉस को नीचे गिराने और इस लड़ाई को खत्म करने के लिए पूरी ताकत लगा देती है। उसी समय वो बची हुई टीम को जिंगसू और दूसरों को सपोर्ट करने का ऑर्डर देती है। वो आगे
आगे बढ़ती है, बॉस पर एक डिसाइसिव वार करने के लिए कूदती है, पर दुल्हन आसानी से उसका अटैक रोक देता है। हरी प्लान करती है कि दुल्हन को भीड़ से अलग करेगी, चाहे जो भी हो। एक झटके में दुल्हन अपना सर फेंकता है हरी का रास्ता रोकने के लिए, उसे सरप्राइज करते हुए, और दीवार में दे मारता है। अच्छी बात यह है कि हरी दुल्हन को जबरदस्ती अलग करने में कामयाब हो जाती है। उसके रास्ते से हटने के बाद हरी अपनी असली ताकत का इस्तेमाल करती है। बोलती है कि उसकी स्ट्रेंथ हैंडल करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। वो बॉस को जलाकर राख कर देती है और फाइनल हिट के लिए रेडी हो जाती है। उसको पूरा भरोसा है कि इससे काम हो जाएगा, पर दुल्हन उसे अपनी ब्लेड के ब्लंट साइड से रोक देता है, और ये हरी के लिए बुरी खबर है, जिसे वो मैसिव ग्रेट स्वॉर्ड से काटने ही वाला है। ठीक उसी वक्त लियोन, जो दुल्हन की स्वॉर्ड स्किल से क्लियरली इम्प्रेस्ड है, उसके वन हैंडेड कॉम्बैट के लिए ताली बजाता है। उसको पूरा यकीन है कि ये बंदा जरूर कोई नोबल नाइट रहा होगा, और वो उसको सिर्फ एक अनडेड समझने के लिए माफी भी मांगता है। इसके साथ ही लियोन नाइट्स के बीच एक प्रॉपर ड्यूल का चैलेंज देता है। उसकी इस बोल्ड मूव से केओस थम जाता है और सबको हैरानी होती है कि दुल्हन सच में मान जाता है। उस चैलेंज के बाद दुल्हन अपने घोड़े से नीचे उतरता है और लियोन उसे एक नाइट ऑफ ऑनर की तरह एक्सेप्ट करता है। लियोन को एहसास होता है कि वो ड्यूल स्वॉर्ड चलाने वाला बंदा है, इसलिए वो वन हैंडेड कॉम्बैट के बजाय दोनों तलवारें यूज करके एक प्रॉपर फाइट की डिमांड करता है। दुल्हन चुप रहता है, कोई जवाब नहीं देता। लियोन कैजुअली अपनी तलवार निकालता है जब हरी आखिर में मान जाती है कि नाइट तब तक नहीं मरेगा जब तक उसका सर ना काट दिया जाए। लियोन इसे ऐसे ही इग्नोर कर देता है जैसे कोई बड़ी बात ना हो। हरी कंफ्यूज रह जाती है और सोचने लगती है कि इस की रूल को फॉलो किए बिना जीतने का उसका क्या प्लान है। लियोन, जो प्रिंसिपल्स वाला आदमी है, डिक्लेयर करता है कि यहाँ एक नाइट की ऑनर ही विनर डिसाइड करेगी। मैदान में कदम रखने के बाद वो अपना इंट्रोडक्शन देता है कि वो गॉडेस ऑफ लाइट एंड जस्टिस का पहला नाइट, आर्च ड्यूक ऑफ ड्रेयोनिया और लायन ए हार्ट का लायन हार्टेड किंग है, और ऑफिशियली इस ड्यूल को परमिशन देता है। दुल्हन फॉर्मेलिटी स्किप करता है और सीधा जंग में उतर जाता है। बिना किसी खास मूव के लियोन उसका अटैक एक हाथ से ऐसे रोक देता है जिससे दुल्हन अपना बैलेंस खो देता है। एक ही वार में लियोन उसे एक तरफ फेंक देता है। दुल्हन पास से एक क्विक स्ट्राइक ट्राई करता है, पर लियोन उसके कदमों को एक किताब की तरह पढ़ लेता है और तुरंत काउंटर करता है। सबको सरप्राइज कर देता है। हरी हैरान है और जिंगसू पूछता है कि क्या उसने देखा जो हुआ। सिर्फ हरी को ही फाइट का फ्लो समझ आ रहा था। लियोन ने जैसे ही ब्लेड टच हुआ, स्वॉर्ड गार्ड को टाइट करके वेट शिफ्ट किया और फिर एक परफेक्ट क्रॉस कट मारा, जो ज्यादा लोग ट्राई करने की हिम्मत भी नहीं करते। दुल्हन ने कितने सालों बाद एक ट्रू नाइट का सामना एक प्रॉपर ड्यूअल में किया था, और भले ही उसे पता है कि ये बस और केओस से बचने का एक ट्रिक हो सकता है, फिर भी वो लियोन की अपराइट स्टैंस और एक ऐसे वॉरियर की एक्सपीरियंस लुक को एडमायर किए बिना नहीं रह पाया। लियोन अगला हिट लेने के लिए तैयार होता है, पर वो ब्लॉक करके दुल्हन को तीसरी बार पीछे धकेल देता है। वो कामली पूछता है कि क्या दुल्हन अभी भी कंटिन्यू करना चाहता है, जबकि दुल्हन उसे एक नोबल नाइट की इमेज में देख रहा था। अंदर ही अंदर वो किंग ऑफ नाइट्स के खिलाफ नेक्रोमेंसी यूज करने से मना कर देता है। उसके दिमाग में बस यही चल रहा था कि वो इस आदमी से प्रॉपर नाइटली वे में लड़े, बिना किसी शॉर्टकट के। कहीं ना कहीं दुल्हन भूल गया था कि ट्रू नाइट्स का सामना कैसे करते हैं, जैसे उन दिनों में जब वो ऑनर के साथ दुनिया घूमता था। 10th स्ट्राइक तक दुल्हन की स्वॉर्ड हवा में उड़ जाती है और लियोन कामली उसकी टेक्निक की प्रिसिजन को एक्नॉलेज करता है। वो पूछता है कि क्या दुल्हन को अपनी पास्ट लाइफ याद है, और दुल्हन खुश होकर फील करता है जैसे इस नाइट ने उसे उसके ग्लोरियस दिनों की याद दिला दी हो। काउंटलेस बैटल्स बिना ऑनर के लड़ने के बाद अपनी कर्स्ड जर्नी को ऐसे खत्म करना सही लगता है। लियोन स्माइल करता है। फॉलन नाइट को अपनी डिग्निटी वापस पाते देखकर उसे प्राउड फील होता है। दुल्हन के घुटने टेकने पर लियोन चुपचाप उसकी रूह की शांति के लिए या गॉडेस ऑफ लाइट से उसे पैराडाइज तक गाइड करने के लिए प्रे करता है। वो होप करता है कि वो समडे गॉड्स के बैंक्वेट हॉल में फिर मिलेंगे। जैसे ही दुल्हन फेड होता है, उसका इंसानी चेहरा फाइनली शांति में दिखता है। गेट के बाहर जिंगसू शॉक्ड है कि लियोन ने अपना वर्ड रखकर ड्यूअल से सब खत्म किया। सब लोग, हरी भी, उस डिवाइन पावर से शेकन है जिसने अनडेड को इतनी सफाई से वाइप आउट कर दिया। हरी जानता है कि लियोन इसे पहले ही एक ब्लो में खत्म कर सकता था, पर लियोन एक्सप्लेन करता है कि दुल्हन एक नेक्रोमैंसर बन के मरता। इसके बजाय उसने उसे एक नाइट के रूप में जाने दिया, क्योंकि ऑनर एक्शन से आता है और एक्शन विल से पैदा होता है। इसके साथ लियोन अपना रिवॉर्ड क्लेम करने जाता है, पर उसे सिर्फ दुल्हन की स्वॉर्ड और केप ही मिलते हैं।
जिंगसू तो लगभग फेंट हो जाती है जब लियोन क्रिस्टल लूट को स्मैश करता है, पर लियोन उसे श्रग ऑफ कर देता है, कहता है कि वो बस एक केओस मशीन थी। हानिम गेट ऑफिशियली क्लियर हो चुका है। हरी का चेहरा हॉरर की इमेज बना हुआ था। आंखों के नीचे गहरी बैग्स लियोन के धरती पर चौथे दिन को दिखा रही थी। इतना सब कुछ हो गया है और हरी पूरी तरह से ड्रेन्ड है। पहले टैक्स का इशू आया, जहां लियोन ने अपने लूट से एक भी कॉइन पे करने से मना कर दिया, मना स्टोन्स के थ्रू भी। अपना रॉयल स्टेटस क्लेम करते हुए उसे लगा कि कॉमनर्स की तरह कॉइन्स गिनना उसकी शान के खिलाफ है। इस केओस के बीच हरी को नए फॉलोअर्स में सडन राइज दिखता है। लियोन की डिवाइन पावर ने लैंड को ब्लेस किया। उसके बाद जब फॉलोअर्स टाइथ के बारे में पूछते हैं तो लियोन कैजुअली उनकी हार्वेस्ट का 90% टाइथ डिक्लेयर कर देता है। ये बात उन्हें टन ऑफ ब्रिक्स की तरह लगी, क्योंकि लिविंग एक्सपेंसेस और टैक्सेस ऑलरेडी स्काई हाई हैं। पर लियोन उसे श्रग ऑफ कर देता है, पूछता है कि गॉडेस के ट्रू फॉलोअर्स को भूखा रहने की चिंता क्यों करनी चाहिए। वो प्रॉमिस करता है कि उसका गिल्ड फूड, वेलफेयर और सारे लिविंग कॉस्ट हैंडल करेगा। फिर हरी ये बॉम्ब ड्रॉप करती है कि लियोन के ब्लेस्ड राइस की अप्रेजल वैल्यू क्रेजी हाई है। 80 किलो लगभग 1 बिलियन और 500 मिलियन में जाते हैं। सडनली सब लोग कैलकुलेशन करने लगते हैं और रियलाइज करते हैं कि वो अभी भी बहुत सेव कर रहे होंगे, 90% देने के बाद भी। बस ऐसे ही उनका फेथ पक्का हो गया। हरी को जल्द ही रियलाइज होता है कि लियोन की लिविंग सिचुएशन पूरी तरह से मेस है। वो बंदा इस बात पर पागल हो गया कि उसके रूम में एक भी आर्ट वर्क नहीं था और तुरंत एक लग्जूरियस बेड, ऑन कॉल सर्वेंट्स और ऐसे आर्ट पीसेस डिमांड किए जिन्हें वो हर वक्त एडमायर कर सके। लगभग रोते हुए हरी ने पूरी रात हर 5 स्टार होटल में फोन किया सुबह 2 बजे तक, बस उसके लिए एक डिसेंट स्वीट रेंट करने के लिए। जब उसकी सारी पेशेंस खत्म हो गई तो उसने उससे रिक्वेस्ट की कि वो बस सो जाए। आखिर में उन्होंने एक डील की कि एक पेंटिंग या सिरेमिक पीस टंगा जाएगा। इसी के चलते अब हरी उसके रूम में उसकी परमिशन से ब्रेकफास्ट सर्व करने के लिए एंटर करती है। लियोन उसे भी खाने को कहता है, क्योंकि मील स्किप करना ठीक नहीं है। उसको सैंडविच की क्रेविंग हो रही है और एक पल के लिए उसने सोचा कि वो एक साथ खाना खाने वाले हैं, पर नहीं। लियोन ने तुरंत उसे रोक दिया, याद दिलाया कि किंग्स और कॉमनर्स कहीं भी एक साथ नहीं खाते। वो होप तो बस होप ही रह गई। हरी एक्सप्लेन करती है कि हंटर एसोसिएशन लियोन को रीसेटलमेंट एड से सपोर्ट करने और उसे कंफर्टेबली रहने में हेल्प करने का प्लान बना रही है। लियोन को आइडिया पसंद आता है और वो उसे बोलता है कि वो इसे हैंडल करे। लूट के मामले में वो हरी पर ट्रस्ट करता है, पर केप अपने पास ही रखने की जिद करता है। जब वो वहां पहुंचते हैं, हरी हंटर एसोसिएशन के पास ऐसी जगह चुनती है जो काफी कन्वीनियंट है और वहां हेलीपैड भी है। अचानक से एक अजनबी असिस्टेंट मैनेजर हानारी को ग्रीट करता है, जबकि ये पूरी बात टॉप सीक्रेट होनी चाहिए थी। वो आदमी अपना इंट्रो पार्क जोंग चान के रूप में देता है, जो ड्यू जोंग के फूड ऑफ द फ्यूचर का डायरेक्टर है। हरी हैरान है कि ड्यू जोंग ग्रुप, जो देश के टॉप 3 चैबल्स में से एक है, उनका इंतजार कर रहा था। जोंग चान फटाक से लियोन को सर्वाइवर के रूप में पहचान लेता है, जिससे हरी का शक कंफर्म हो जाता है। वो कैजुअली हैंडशेक ऑफर करने की कोशिश करता है, पर लियोन इसे डिसरिस्पेक्ट की निशानी मानता है। हरी लियोन को उसकी नई जगह शिफ्ट करता है, उसे अश्योर करते हुए कि हंटर एसोसिएशन 1 साल तक रेंट और बाकी सारा खर्चा उठाएगी। पर उसके दिमाग में वो ये सोचना बंद नहीं कर पा रही थी कि ये न्यूज़ बाहर कैसे आई, जब लियोन की आइडेंटिटी टॉप सीक्रेट होनी चाहिए थी। सर्वाइवर की इंटेल हमेशा चुपचाप हैंडल की जाती है। अच्छा हुआ लियोन ने डायरेक्टर जोंग चान को पूरी तरह इग्नोर कर दिया, जो हरी के फेवर में ही रहा। फिर भी वो ये समझ नहीं पा रही थी कि एक बिजनेसमैन लियोन में इतना इंटरेस्टेड क्यों है। लियोन को लगता है कि उसके जैसे लोगों के लिए ये सब प्रॉफिट का चक्कर है, खासकर जब उनके पास हाउम प्लेन्स में एक चावल का खेत है। पता चला कि इंटेल टीम ने गड़बड़ कर दी थी। किसी स्ट्रीमर ने पूरी घटना फिल्म कर ली थी और भले ही गवर्नमेंट ने उसे डिलीट करने को कहा था, किसान मिस्टर पार्क ने वो हिस्सा फिर से अपलोड कर दिया जहां लियोन ने अपना चमत्कार दिखाया था। इस बीच जोंग चान अपने साइंटिस्ट से चेक करता है कि क्या चावल का हाइप सच में रियल है। वो जानना चाहता है कि चूहों पर जो इफेक्ट्स हुए थे वो इंसानों पर भी काम करते हैं क्या। उसके असिस्टेंट ने बताया कि उन्होंने खेत के मालिक से कांटेक्ट किया था और अपेरेंटली वो चावल खाने के बाद एक मरने वाला कुत्ता भी ठीक हो गया था। सारी बीमारियां, चाहे वो क्रॉनिक हो या अक्यूट, बड़ी हो या छोटी, सब ठीक हो गई और पूरा गांव हेल्दी हो गया। अभी तक इंसानों पर टेस्टिंग नहीं हुई है, पर रिजल्ट्स क्लियरली दिखाते हैं कि ये चावल काम करता है।
जोंग चान को सब कुछ मिल सकता था अगर वो वॉनोबी सर्वाइवर लियोन बीच में ना आता। वो मान नहीं सकता कि उस घमंडी बंदे ने ड्यू जोंग ग्रुप के डायरेक्टर को सिर्फ एक मर्चेंट कहने की हिम्मत की। उसकी सेक्रेटरी कहती है कि चावल का पोटेंशियल ऑफ द चार्ट्स है, तो उन्हें इसे किसी भी हाल में पाना होगा। भले ही लियोन उन्हें नीचा दिखा रहा है, योंग चान पीछे हटने वाला नहीं है। वो लियोन से रूबरू मिलने और उसे दिखाने की प्लानिंग कर रहा है कि वो किसके साथ पंगा ले रहा है। उसके लिए लियोन शायद सिर्फ एक और सर्वाइवर है जिसे लगता है ये दुनिया पैराडाइज है, पर योंग चान के पास उसे कल्चरल शॉक से क्रश करने का प्लान है। जब लियोन अर्थ पर वापस आया तो उसके दिमाग में 3 बड़े गोल्स थे। पहला, असली डिविनिटी में फेथ फैलाना। भले ही बहुत सारे देवता और उनके भक्त हैं, अर्थ पर कोई असली डिवाइन प्रेजेंस नहीं है। जब लोग बीमार हो रहे हैं और जमीन खराब हो रही है, लियोन को लगता है कि एक असली भगवान को आकर दुनिया को ब्लेस करना चाहिए, पर ऐसा होने के लिए ज्यादा लोगों को विश्वास करना होगा। दूसरा, वो नाइट्स टेम्पलर बनाना चाहता है। क्योंकि इस दुनिया में डिवाइन स्ट्रेंथ से पावर वाले कोई वॉरियर्स नहीं है, होली ग्रेल और लायन हार्टेड किंग के गार्डियन के रूप में लियोन खुद को एक डेमीगॉड मानता है, जबकि टेम्पलर्स होली वॉरियर्स यानी सेंट्स की तरह खड़े होंगे जो इविल में डर पैदा करेंगे। लास्ट में उसका एम है डिवाइन पावर को वापस पाना और टेम्पलर्स को तैयार करना ताकि अर्थ पर फैल रही सारी डार्कनेस को खत्म किया जा सके। वो जानता है कि उनकी फेथ फैलाना और देवताओं के बीच बैलेंस बनाए रखना ही इस सेक्रेड ऑर्डर को बनाने का एक ही तरीका है। लियोन मानता है कि टेम्पलर्स बनाना शायद ज्यादा हो, पर उसे अब भी लगता है कि ये उसकी ड्यूटी है इसे पूरा करना। तभी हरी उसे बताती है कि कोई उससे ऑफिशियली मिलना चाहता है और लियोन इस बात की रिस्पेक्ट करता है कि उन्होंने ऑडियंस रिक्वेस्ट करने के लिए प्रॉपर स्टेप्स फॉलो किए। जोंग चान फाइनली लियोन ड्रैगोनिया से मिलता है अपना सबसे पोलाइट एक्ट करते हुए, जबकि वो अंदर ही अंदर डील फाइनल करने के लिए कुछ भी करने को रेडी है। इस बार वो एक फ्लैशी गिफ्ट के साथ आता है, ये सोचकर कि लियोन ने ऐसी हाई एंड चीज पहले कभी नहीं देखी होगी। उसका क्रू एक स्लीक सिल्वर बॉक्स रखता है और जोंग चान कॉन्फिडेंट है कि लियोन हैरान हो जाएगा और एंड में उससे मैनेज होने के लिए मिन्नतें करेगा। पर उसके शौक के लिए लियोन गिफ्ट एक्सेप्ट कर लेता है, बिना उसकी तरफ देखे ऐसे बिहेव करता है जैसे वो जोंग चान पर बहुत बड़ा एहसान कर रहा हो। जोंग चान शॉक होकर पूछता है कि वो देख क्यों नहीं रहा, पर लियोन एक्सप्लेन करने में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाता और हरी को बोलता है कि वो इससे डील करे। जैसे ही वो बॉक्स को टच करती है, वो अपने आप खुल जाता है और ड्यू जोंग ग्रुप के सबसे बेहतरीन एलीट वेपन्स में से एक दिखता है। योंग चान लियोन को बोलता है कि जो उसकी पसंद का हो वो चूज कर ले, और हरी तुरंत पहचान जाती है कि ये डू जोंग के मास्टर स्मिथ का बनाया हुआ टॉप टियर सामान है। जोंग तुरंत तारीफ करता है कि ये सबसे बेस्ट चीजें हैं, और क्योंकि अब लियोन भोग का चार्ज संभाल रहा है तो ये शायद काम आ सकती हैं। हरी को यकीन नहीं होता कि जोंग चान उनके इतने कीमती यूनिक रैंक के हथियार दे रहा है, ऐसी चीजें जो पैसों से भी नहीं मिलती। लेकिन असली झटका तब लगता है जब लियोन उन सबको बेकार कचरा बोल देता है, और ये सुनकर जोंग चान अंदर तक हिल जाता है। हरी भी स्पीचलेस रह जाती है। लियोन समझाता है कि ऐसी तलवार चलाने का कोई फायदा नहीं जो तारों की रोशनी में ना नहाए हो या जिसे भगवान का आशीर्वाद ना मिला हो, और पूछता है कि क्या ये सिर्फ जानवरों को मारने के लिए है। जोंग चान सोचने लगता है कि क्या ये पागल उसे तलवारों को धूप में रखने और उनकी पूजा करने के लिए बोल रहा है। लियोन उसे फेथलेस बोलता है, कहता है कि उस जैसे लोगों को अपनी चमकदार बेकार चीजें हर जगह दिखाना पसंद है। जोंग चान सोचता है कि वो ट्राई कर सकता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो जानता है कि वो तलवारें ज्यादा से ज्यादा चिकन या बीफ काटने के काम ही आएंगी। तभी लियोन अपनी तलवार एक पोर्टल से ऐसे निकालता है जैसे कोई मैजिक शो कर रहा हो। ब्लेड पुराना लगता है और जोंग चान हंसने ही वाला होता है, सोचता है कि ये पागल उस पुरानी चीज को अपने कीमती हथियारों से कंपेयर कर रहा है। फिर भी वो देखने के लिए क्यूरियस है कि इस सो कॉल्ड राजा की तलवार क्या कर सकती है। तब तक लियोन हनहारी को जोंग चान की एक ब्लेड टेस्ट करने के लिए कहता है। वो हैरान रह जाती है, पर वही वाली उठाती है जिसे वो 4 साल से एडमायर कर रही थी, पाक गिनचियोल की फेमस तलवार जिसका नाम डॉन है। जैसे ही वो उसे पकड़ती है, वो कहती है कि उसे उसकी रॉ एनर्जी फील हो रही है जो 10 दिन तक एक हाई ग्रेड गेट के अंदर प्योर सनलाइट एब्जॉर्ब करने से आई है। रिस्पेक्ट से हरी लियोन की तरफ परमिशन के लिए देखती है, पर वो उसे बोलता है कि पूछने की जरूरत नहीं, बस नए खिलौने के साथ मस्ती करो। तभी लियोन अपनी तलवार उठाता है और हरी को उस पे एक स्विंग करने देता है।
वो अपनी पूरी ताकत लगा देती है और डूजोंग ग्रुप की उस सो कॉल्ड टॉप टियर वेपन को तोड़ देती है। उस पल क्राउड में शौक की लहर दौड़ जाती है, जबकि लियोन यू से सिर्फ कचरा बोलता है। जितना उसने सोचा था उससे भी ज्यादा बेकार। उस छोटे से स्टंट ने जोंग चान के सरवाइव करने का टाइम लगभग 3 मिनट तक कम कर दिया। वो बंदा हिल चुका है। अभी अभी उसने वो खोया है जिसे वो अपना सबसे स्ट्रॉन्ग हथियार मानता था। बिना देर किए जोंग चान सच बोल देता है कि उसे मिरेकल राइस पर पेटेंट राइट्स चाहिए और उसके लिए पे करने का प्रॉमिस करता है। वो एक नंबर बताता है 180 बिलियन, लेकिन अंदर ही अंदर वो जानता है कि कैंसर ठीक करने वाले चावल की वैल्यू कहीं ज्यादा है। फिर भी वो काफी श्योर है कि इस नट जॉब नाइट को पता ही नहीं कि ये कितना पैसा होता है। जब लियोन पूछता है कि क्या जोंग चान उसे पैसों से खरीदने की कोशिश कर रहा है, तो जोंग चान सोचता है कि उसने उसे फंसा लिया है और एक कॉन्ट्रैक्ट बनाने का ऑफर करता है जिसमें डूजोंग ग्रुप को फुल कंट्रोल मिल जाएगा। पर ये तो हद हो गई। लियोन गुस्से में आ जाता है, एक फुल ब्लोन लायन किंग बन जाता है, उस एरोगेंट मर्चेंट को चीरने के लिए रेडी जिसने डिवाइन ग्रेस पर दाम लगाने की हिम्मत की थी। लियोन का गुस्सा आसमान छू रहा था और जोंग चान का पूरा क्रू डर के मारे फ्रीज हो जाता है। जोंग चान खुद पसीने से भीगा हुआ है, जानता है कि वो मौत से बस कुछ ही इंच दूर है। लियोन अनाउंस करता है कि इस बेवकूफ ने अभी अभी अपने पाप कबूल किए हैं। तब जोंग चान टूट जाता है, घुटनों पर गिर जाता है, चिल्लाते हुए कहता है कि उसे पता ही नहीं उसने क्या गलत किया। लियोन उसे बताता है कि ये फसल गॉडेस डेरा का पवित्र आशीर्वाद है, उन किसानों के लिए गिफ्ट जिन्होंने अपनी मेहनत और प्यार जमीन में डाला है। ये पैसों से खरीदने वाली चीज नहीं है, सिर्फ एक शुक्राना दिल और सच्ची फेथ ही इसे रिसीव कर सकती है। लियोन फिर उस लालची आदमी को बोलता है, पूछता है कि वो डिवाइन ब्लेसिंग्स क्यों चाहता है जब वो गॉडेस पर बिलीव ही नहीं करता। जैसे ही जोंग चान अपनी हर एक आउंस प्राइड खो देता है, हरी बीच में आती है, लियोन को याद दिलाती है कि भले ही ये बंदा एक जर्क हो, वो फिर भी एक इम्पोर्टेंट फिगर है। लेकिन लियोन को बिल्कुल भी परवाह नहीं। फिर वो पूछता है कि हरी को जो काम उसने दिया था वो हो गया क्या। वो कहती है कि एसोसिएशन ने कॉल किया और सोचती है कि क्या वो भी टेस्ट देगा, क्योंकि उससे चीजें आसान हो जाएंगी। लियोन को यकीन नहीं होता कि ये बिम्बो एक राजा से टेस्ट देने को बोल रही है। जब पूछा जाता है तो वो एक्सप्लेन करता है कि वो यहाँ असली वॉरियर्स को रिक्रूट और टेस्ट करने आया है। इस पॉइंट पर हरी सिर्फ अपने आंसू रोक सकती है। बाद में अनअफिलिएटेड डी रैंक डाउन नोटिस करता है कि किम दोहान भी इस साल के टेस्ट के लिए आया है। दोहान कैजुअली पूछता है कि क्या दसाओ को लगता है कि उसके पास रैंक अप होने का चांस है, और दसाओ कहता है कि वो बस अपना बेस्ट देगा। दोहान सजेस्ट करता है कि वो टीम अप कर लें। उदास होते हुए दसाओ जानता है कि कम टैलेंट वाले लोग भी सी रैंक डंजन्स में ग्राइंडिंग करने चले गए हैं। भले ही वो डैंक में 10 साल से ज्यादा से फंसा हुआ है, फिर भी दोहान उसकी डेडिकेशन एडमायर करता है और कहता है कि माइनिंग डिवीजन में वो एक नेचुरल एस होता। भले ही ये टेम्पटिंग लगता है, दसाओंग अभी क्विट करने के लिए रेडी नहीं है। डंजन से मिलने वाले पैसों से उसकी फैमिली के डेट्स कवर होते हैं और वो ऐसे ही वॉक अवे नहीं कर सकता। अचानक उन्हें लियोन दिखता है, जो किसी यूरोपियन फैंटेसी के रॉयल जैसा लग रहा है, भले ही वो इजीली ब्रोक भी हो सकता है। दोहान कॉन्वर्सेशन शुरू करने की कोशिश करता है, पर लियोन उसे तुरंत शट डाउन कर देता है। उस पेजेंट को उसकी औकात याद दिलाता है। दोहान को स्टंट छोड़कर वो मिसअंडरस्टैंडिंग का ब्लेम अपने कोरियन पर डालता है और दसांग ऑकवर्डली उसके साथ प्ले अलोंग करता है। जब लियोन दसांग की तरफ देखता है तो उसे कुछ अंदर तक हिला देता है, जैसे सिर्फ लियोन के पास खड़े होने से ही उस पर कोई हैवी ब्लाइंडिंग प्रेशर पड़ रहा हो। दाउंग को रूम 2 में इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, जबकि लियोन लो रैंकर्स और फ्रेशली अवेकेंड न्यूबीज के पूल से इम्प्रेस्ड होकर कुछ वर्थ वाइल का वेट कर रहा है। उसका नंबर 77 फाइनली पॉपअप होता है, उसे रूम 9 में बुलाता है। जैसे ही वो एंटर करता है, लियोन इंसिस्ट करता है कि सब उसे योर मैजेस्टी कहकर बुलाएं, टोन सेट करते हुए। उसे स्कैनर पर हाथ रखने को कहा जाता है, जिससे वो अज्यूम करता है कि उसके स्टैट्स दिखेंगे, लेकिन इसके बजाय वो मशीन और स्टाफ पर गुस्सा हो जाता है कि उन्होंने एक नाइट को असेस करने की हिम्मत कैसे की, जो सिर्फ दूसरे नाइट्स या गॉड्स ही कर सकते हैं। स्टाफ हैरान होकर पूछता है कि वो वहां क्या कर रहा है, और लियोन एक्सप्लेन करता है कि वो केपेबल सोल्जर्स को स्काउट कर रहा है, पर करंट बैच ठीक नहीं है। वो नेक्स्ट स्टेज देखने में इंटरेस्टेड है, जो एक गेट टेस्ट निकालती है और उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ा देती है। फाइनली रियल टैलेंट देखने का एक मौका, और दसांग जानता है कि ज्यादातर क्लियर्ड गेट सील्ड होते हैं, एक्सेप्ट कुछ के जो ऐसे टेस्ट्स के लिए यूज होते हैं।
दासांग पिछले साल कैसा हुआ था वो याद करके जानता है कि उसे टॉप टियर परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी स्टैंड आउट करने के लिए। जिनमी और ताहुन बिल्कुल कैजुअल एक्ट कर रहे हैं, जैसे क्लूलेस रुकीज हों जिन्हें पता ही नहीं कि वो किस चीज में आ गए हैं। दासांग के साथ एक 60 साल का आदमी भी है जो ऐसे घूम रहा है जैसे पार्क में वॉक एंजॉय कर रहा हो। उनमें से ज्यादातर सी या डी रैंकर्स लगते हैं। दासांग को वो फॉरेन लेबरर भी दिखता है जिसे उसने पहले लॉबी में देखा था, जो इतना यंग लगता है कि बिगिनर भी हो सकता है। न्यूबी से भरे इस ग्रुप के साथ दाउंग सोचने लगता है कि क्या ये रेड स्मूथली चलेगी भी या नहीं। बात शुरू करने के लिए गुडा सुनुंग, जो मेनली एक डीलर है, इंट्रोडक्शन शुरू करता है ये बताते हुए कि उसका 10वां साल है एज अ हंटर और वॉरियर। अगला है शिन ताहुन, जो इस साल की शुरुआत में अवेकेंड हुआ था और शील्ड और स्पीयर के साथ रोल करता है। उसकी बहन शिन नियॉन बिल्कुल उसके बगल में है, जो डैगर्स चलाती है और बो एंड एरो की भी ट्रेनिंग ले रही है। दाउंग को अंदर तक शॉक लगा कि न्यूबीज ने अभी तक अपने मेन वेपन्स भी नहीं ढूंढे थे, भले है उन्होंने 3 महीने सेंटर्स में ट्रेन करने का क्लेम किया था। फिर वो बूढ़ा आदमी है ओ गांग, जो अपने 5वें साल में है और गॉन्टलेट्स यूज कर रहा है। उसने रिसेंटली ये छोड़ दिया था, इतने कम एक्सपीरियंस और ऐसे वेपन के साथ जो उसकी एज को मेकअप नहीं कर सकता। ये एक वीक सेटअप है। फाइनली दाउंग फॉरेन लेबरर से पूछता है कि क्या वो कोरियन बोल सकता है। लियोन सीधा बोल देता है कि वो नहीं लड़ेगा और एक ऐसी तलवार जो ड्रैगन्स को मारने के लिए बनी है उसे सिर्फ चिकन्स को मारने के लिए यूज नहीं कर सकता। उसकी बात सुनने के बाद दाउंग स्टन्ड रह जाता है, ये रियलाइज करके कि ये बंदा फ्लुएंट कोरियन बोलता है। टेस्ट में 50 कोबल्ट्स को हंट करना है और मिशन के दौरान एक नल सरफेस हो सकता है। जजेस कंफर्म करते हैं कि अगर चीजें ज्यादा रिस्की हो जाती हैं तो वो स्टेप इन करेंगे, पर अदरवाइज सबसे बेस्ट देने की एक्सपेक्ट की जाती है। दासांग पहले से ही स्ट्रेस्ड है, स्पेशली ये सोचकर कि लियोन बिना किसी वेपन के कैसे आ गया था। तब नाउन ने काइंडली अपना बो और एरोज ऑफर किए थे, पर उस वॉनबी किंग ने उसे एक बहुत बड़ा इंसल्ट समझा। जब उसने कहा कि वो उन्हें बाद में वापस कर सकता है, तब भी लियोन गुस्सा हो गया, चिल्लाकर बोला कि लॉन्ग रेंज वेपन्स एक नाइट के ऑनर को डिसग्रेस करते हैं और कायरों के लिए हैं। बिना सोचे समझे उसने गुस्से में बो फेंक दिया। प्रेजेंट में दासांग एक नर्वस रैक है। उसे लगता है कि ये टेस्ट डिजास्टर की तरफ जा रहा है, इसलिए वो एक स्पॉट सजेस्ट करता है जो उसके हिसाब से कोबोल्ट हंटिंग के लिए आइडियल है, और ग्रुप बिना कंप्लेंट किए उसे लीड दे देता है, उसके प्लान के साथ जाता है। ताहुन ये भी पॉइंट आउट करता है कि टेरेन के एज पर एक सेटलमेंट है जिसमें बहुत सारे नर्ल्स हो सकते हैं। दासाओ को नहीं लगता कि उनकी टीम इस तरह की फाइट के लिए इक्विप्ड है, क्योंकि उन जैसा छोटा ग्रुप इजीली बॉक्स्ड इन हो सकता है। तो इसके बजाय वो उन्हें कुछ केव हाइडआउट्स में ले जाने का डिसाइड करता है, जहां वो पत्तियां और घास जलाकर कोबर्ट्स को स्मोक आउट कर सकते हैं। ये हिस्सा उन्हें हराने का एक इजी तरीका देखता है। ताहुन उसके एक्सपीरियंस की तारीफ करता है और देसाओ को एक अजीब सा कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। सारे गाइड्स जो उसने पढ़े थे और ट्रेनिंग जो उसने की थी, वो सब याद करके उस दिन का सपना देखते हुए जब वो एक टॉप रैंक्ड गेट में एंटर करेगा। लेकिन असल में ये अभी भी उसका पहला है और वो जानता है कि इस बार उसे आगे बढ़ना होगा, क्योंकि डांग से काम नहीं चल रहा। अचानक देसाओ नोटिस करता है कि ताहुन एक पत्ते की तरह कांप रहा है और उसे कुछ कोबोल्ट्स केव एंट्रेंस की तरफ सरकते हुए दिखते हैं। बिना दूसरा सोचे वो आगे बढ़ता है और ताहुन को अपनी शील्ड से ब्लॉक करने को कहता है। एक क्लीन हिट पड़ते ही ताहुन पंप्ड फील करने लगता है, सोचता है कि वो इन डम मॉन्स्टर्स को टोटली हरा सकता है। पता चलता है कि वो सीधे अटैक्स ब्लॉक करने में अच्छा है, लेकिन वो थोड़ा ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाता है और उसे वो कोबोल्ट दिखता नहीं जो उसकी तरफ जंप कर रहा होता है। वो बस कुछ ही सेकंड्स दूर है उन गंदे दांतों से अपना चेहरा फड़वाने से। देसाओ जल्दी से सबको चिल्लाता है कि ये कोबोल्ट्स बहुत फास्ट और ट्रिकी है। इस बीच वो बूढ़ा आदमी और दूसरे सब प्रोज की तरह चीजें हैंडल कर रहे हैं, एक के बाद एक कोबोल्ट्स को हरा रहे हैं, जिससे देसाओ थोड़ा काम हो जाता है। जब आखिरी कुछ क्लियर हो जाते हैं, देसाओ टीम को प्रॉप्स देता है और ताहुन गलती के लिए अपोलोजाइज करता है। देसाओ इसे जाने देता है क्योंकि नायोन ने अकेले 2 को हरा दिया और उस बूढ़े आदमी की वजह से किसी को चोट नहीं लगी। भले ही वो आदमी शुरू में काफी नर्वस था, चीजें उम्मीद से कहीं ज्यादा बेटर निकली। खैर, सब कुछ ठीक था सिवाय उस एक फॉरेन लड़के के जिसे रॉयल्टी कॉम्प्लेक्स था। तो दाउंग फाइनली लियान को बोलता है, पूछता है कि उसने एक उंगली भी क्यों नहीं हिलाई। जज ऑकवर्डली बोलता है कि वो इसका नोट रिकॉर्ड्स में बना लेगा, जिससे सब अनॉय हो जाते हैं, लेकिन वो आगे बढ़ने का डिसाइड करते हैं
और जल्दी ही केव तक पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचते ही दाउंग अपने प्लान पर टिका रहता है और ग्रुप को आग जलाने को कहता है ताकि चीजें शुरू हो सकें। लेकिन फिर लियोन उसके बटन्स दबाता है, पूछता है कि क्या ये सच में उसका बेस्ट है, जो कि उस इंसान से बहुत बड़ी बात है। दाउंग अपनी स्ट्रैटेजी डिफेंड करता है, कहता है कि उसने इसे पहले 3 बार यूज किया है और ये हमेशा काम किया है। लेकिन लियोन को ये बात नहीं जमी। वो सवाल करता है कि वो इतने कम एक्सपीरियंस पर क्यों रिलाई कर रहा है। इस पर दाउंग इतना गुस्सा हो जाता है कि उसके माथे की वेन लगभग फटने वाली होती है जैसे ही वो आग जलाता है। जैसे ही ट्रैप सेट हो जाता है, देसाओ सबको वार्न करता है कि कोबॉल्ट्स आ रहे हैं और उन्हें पोजीशन लेने को कहता है। उम्मीद के मुताबिक कोबॉल्ट्स जंगली जानवरों की तरह अंदर घुसते हैं और हंटर्स अपने अटैक्स एक साथ अनलीश करते हैं। देसाओ को लगता है कि वो जीनियस है, सोचता है कि उसका प्लान फूल प्रूफ है और इन कोबॉल्ट्स और प्लेन्स में कुछ नल्स को हराने के बाद वो टेस्ट इजीली क्लियर कर लेंगे। लेकिन जैसे ही वो अच्छा फील करना शुरू करता है, एक गहरा ग्राउल उस केओस को चीर देता है। ये नल कैप्टन से आ रहा है, जो इस गेट का बॉस निकला और सी रैंक से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। वो मॉन्स्टर दाउंग की आंखों में देखता है और दाउंग शायद अपनी पैंट गीली करने वाला है। डैस का ब्रेन लगभग शॉर्ट सर्किट हो जाता है जैसे ही वो गेट बॉस को सामने खड़ा देखता है और नायोन को उसे रियलिटी में वापस लाना पड़ता है। वो खुद को संभालता है और जल्दी से ताहुन और खुद को नल कैप्टन से लड़ने का काम देता है, जबकि नायोन और ग्रैम्स को केव में कोबोल्ट्स को हैंडल करने का टास्क मिलता है। देसाओ जानता है कि हर टीम को कम से कम एक सॉलिड प्लेयर चाहिए और खुद जैसे रुकी डी रैंक्ड को बॉस के सामने भेजना मतलब सीधे सीधे खत्म होने को बुलाना है। लेकिन कोई दूसरा ऑप्शन ना होने पर वो टाइफून पर थोड़ा भरोसा करता है। भले ही वो आदमी क्लियरली इस तरह की फाइट के लिए नहीं बना है, जैसे ही वो बीस्ट का सामना करते हैं, ताहुन डर के मारे फ्रीज हो जाता है, लगभग कांप रहा होता है और देसाओ उसे चिल्लाता है कि खुद को संभाले। भले ही वो समझता है, लेकिन उनके सामने जो चीज है वो एक प्योर नाइटमेयर है। ताउंग पैनिक करना शुरू कर देता है, सोचता है कि ताहुन ने पूरा होश खो दिए हैं और टाइम पर अपनी शील्ड उठा भी नहीं पाएगा। तभी ताउंग ठोकर खाकर जमीन पर गिर जाता है। ऐसा लग रहा है जैसे वो कोबॉल्ट का मील प्लान बनने वाला है। इस बीच जजेस में से एक चुपचाप सोचता है कि लियोन फाइनली कब बीच में आएगा। एक भी सेकंड वेस्ट किए बिना देसाओ शील्ड पकड़ता है और सीधा बॉस पर चार्ज करता है, ताहुन को पीछे हटने को चिल्लाते हुए। जैसे ही वो मॉन्स्टर ताहुन को क्रश करने वाला होता है, दाउंग उस हिट को ब्लॉक करता है, अपनी शील्ड की हर एक आउंस स्ट्रेंथ यूज करते हुए। वो ब्लो उसके पूरे शरीर में झटका देता है और बीस्ट अब और भी ज्यादा गुस्से में लग रहा है। एक और अटैक तेजी से आ रहा है और ताउंग श्योर नहीं है कि क्या वो इसे फिर से ब्लॉक कर पाएगा या फिर यहीं सब खत्म हो जाएगा। वो कन्विंस्ड है कि उनका शॉट लग सकता था अगर ताहुन ने इतना मैसअप नहीं किया होता। अब मौत बहुत पास लग रही है, लेकिन अचानक से लियोन ऐसे आ जाता है जैसे कोई अनइनवाइटेड गेस्ट हो। नल कैप्टन का ब्लेड 2 उंगलियों के बीच पकड़ लेता है जैसे कुछ हो ही ना और कैजुअली देसाओ को कहता है कि दोबारा ट्राई करें क्योंकि उसका पहला मूव ठीक ठाक था। दाउंग स्पीचलेस रह जाता है, फ्रोजन हो जाता है ये देखकर कि ये फॉरेन लड़का एक हाईले बीस्ट को खाली हाथ रोक रहा है। लियोन कामली उससे कहता है कि अपना शील्ड उठाए और नल कैप्टन के साथ एक और राउंड करे। वो तो ये भी पूछता है कि देसा उसे दोबारा क्यों नहीं हरा सकता अगर उसने पहली बार में होल्ड कर लिया था। देसाओ ये सब देखकर पूरा थ्रोन ऑफ हो जाता है। लियोन दाउंग को एक बार फिर कहता है कि उठे, कोबॉल्ट के अटैक को ब्लॉक करे और वापस हिट करे। देसाओ इस इंसेन बंदे को रिमाइंड करने की कोशिश करता है कि वो लोग नेक डीप डेंजर में हैं, लेकिन लियोन ऑब्वियसली वो टाइप का नहीं है जो खुद को रिपीट करे। वो ऐसा बंदा नहीं है जो ना सुन सके और उसने जो किया उसे इग्नोर करना तो ट्रबल को इनवाइट करना है। लियोन कहता है कि एक टेम्पलर का बेसिक फुट सोल्जर को टीचिंग्स देना एक रेयर बात है और दाउंग सोचने लगता है कि कितनी जनरेशंस हो गई होंगी जब ऐसी कोई चीज हुई होगी। एक बात जो देसाओ पक्का जानता है वो ये है कि जिंदा रहना प्रायोरिटी नंबर 1 है। अचानक से कोबॉल्ट लियोन पर ग्राउल करता है और वो सोचने लगता है कि इस डम रैबिट को सच में डेथ विश होगी या कुछ और। लियोन उस अगली क्रीचर को घूरता है और वो पत्ते की तरह कांपने लगता है। लड़ाई फिर से शुरू हो जाती है
और दाउंग नोटिस करता है कि उसकी स्ट्रेंथ इतनी है कि उसके शील्ड को खींचकर अलग कर दे। लियोन दाउंग पर चिल्लाता है क्योंकि वो अपने से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर ओपोनेंट पर शील्ड यूज कर रहा था। लियोन उसे कहता है कि सिर्फ डिफेंड करना बंद करे और एक ओपनिंग ढूंढे, वॉर्न करते हुए कि वो क्रीचर कोई माइंडलेस ब्रूट नहीं बल्कि एक बीस्ट है जो लड़ते हुए सीखता है। जब देसाऊ अभी भी सोच रहा था कि इसे कैसे डील करे, लियोन अचानक उसके घुटने पर किक करता है और चिल्लाता है कि कभी भी दुश्मन से नजर न हटाए। वो मोमेंट दाउंग को वापस लाता है और वो रियलाइज करता है कि वो मौत के कितने करीब था। अगर उसने वो लास्ट हिट सीधा ले लिया होता तो वो खत्म हो जाता। लियोन उसे अपने पोटेंशियल को टैप करने के लिए पुश करता रहता है, जो ऑनेस्टली देसाऊ को डरा देता है। उसने हमेशा खुद को एक वॉश्ड आउट डैंक ही समझा है जिसके पास जीरो स्किल्स या टैलेंट है। वो ये पोटेंशियल वाली स्पीच नहीं मान रहा था कि वो तो बस कहीं से भी आ जाएगा क्योंकि किसी वियर्डो ने बोल दिया, लेकिन फिर भी उसके अंदर कुछ बदलता है। उसे एक अजीब सी स्पार्क फील होने लगती है, जैसे शायद वो सच में इस मॉन्स्टर से टक्कर ले सकता है। और जब ही वो क्रीचर स्ट्राइक करने के लिए लंजेस करता है, देसाऊ फ्लिंच नहीं करता। वो एक सेकंड के लिए भी बिलीव करता है कि वो ये कर सकता है। उसने अपना सब कुछ ब्लो को ब्लॉक करने में लगा दिया और पता नहीं कैसे ये काम करता है। वो खुद शॉक्ड है कि वो ऐसे ब्रेक थ्रू कर पाया, लेकिन सेलिब्रेट करना अभी बहुत जल्दी है क्योंकि उसके ठीक बाद कोबोल्ट्स देसाऊ के फेस पर मारता है और उसे कचरे की तरह फेंक देता है। लियोन साय करता है और पूछता है कि देसाऊ अभी तक बिगर पिक्चर क्यों नहीं देख पा रहा, ये पॉइंट आउट करते हुए कि वो इतने टाइम बाद भी डी रैंक पर ही स्टक है। फिर लियोन एक छोटी सी ट्रूथ बॉम्ब ड्रॉप करता है, कहते हुए कि उसने एक सेकंड के लिए भी बिलीव नहीं किया कि उसके जैसा कोई बस एक रैंडम मर्सनरी है। तभी हाथ वाला बंदा फाइनली अपना मास्क उतार कर रिवील करता है खुद को। पता चलता है कि वो एक्चुअली कोरियन हंटर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट है, ओ कांग्यूक। वो एडमिट करता है कि एंड में ये सब थोड़ा पॉइंटलेस लगा। कांग्यूक लियोन से पूछता है कि उसे वहाँ जो चाहिए था मिला या नहीं, और लियोन कहता है कि उसने कम से कम एक पोटेंशियल सोल्जर कैंडिडेट पर नजर रखी है। कांग्यूक थोड़ा अनईजी लगता है, सोचता है कि क्या लियोन ओवरसीज हंट करने का प्लान कर रहा है, खासकर उसे एक सी रैंक बॉस को ऐसे ही डिस्ट्रॉय करते देखने के बाद, जैसे कुछ था ही नहीं। लेकिन लियोन उसे करेक्ट करता है, कहता है कि वो क्रीचर तो एक टॉय कहने के लायक भी नहीं था। फिर कांग्यूक बात बदलता है और लियोन को बैकअप करने का ऑफर देता है अगर वो कभी अपना गिल्ड स्टार्ट करना चाहे तो। वो पॉइंट आउट करता है कि अगर लियोन कुछ स्क्रैच से बनाना चाहता है तो फेमस होना सबसे फास्टेस्ट तरीका है उसे करने का, और आज के टाइम में फेम के लिए ज्यादा शॉर्टकट्स नहीं है। तभी कुंगयुक एक रेड गेट की बात करता है जो चियांगजू में खुला था जब एक रेड बुरी तरह फेल हो गई थी। 1 साल से ज्यादा हो गया है और वो अभी भी अनक्लियर पड़ा है। उस गेट के अंदर जूअल ऑफ विजडम है, लेकिन उस तक पहुंचने या उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए रेड गेट के बॉस योक स्पिनर का सामना करना पड़ेगा। चंगजू स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के गेट पर केपीपीपी गिल्ड की पहली टीम ने अपना रेड शुरू किया। ह्योंग और उसकी क्रू को एक ऐसी मॉडर्न सिविलाइजेशन दिखी जो अर्थ पर किसी भी चीज से कहीं ज्यादा एडवांस लग रही थी। एक लड़की को लगा कि ये तो एक्चुअली काफी कूल लग रहा है। फैंटेसी और मर्मर वर्ल्ड्स की इतनी बातों के बाद गिल्ड मास्टर ह्योंग ने सोचा कि एक फ्यूचरिस्टिक वर्ल्ड भी एग्जिस्ट कर सकता है। ये मानना ज्यादा क्रेजी नहीं है। उसके एक लैकी ने तो यहाँ तक बोला कि ये तो कुछ साइबरपंक जैसा फील हो रहा है। सोच विचार करने के बाद ह्योंग ने डिसाइड किया कि उन्हें शायद प्लान दोबारा चेक करना चाहिए। शुरुआत इससे करते हैं कि पार्टी को कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं। होयोल को लगता है कि टीम सॉलिड है और जरूरत पड़ने पर कुछ स्ट्रॉन्ग एनिमीज से टक्कर लेने के लिए रेडी है। सराउंडिंग्स चेक करने के बाद होंग ने पास की एक बिल्डिंग की तरफ इशारा किया जिसे वो अपना बेस कैंप बना सकते थे, क्योंकि वहां से सर्वेलियंस के लिए एक अच्छा हाई पॉइंट मिल रहा था। होयेन ने कंफर्म किया कि अभी तक उसने कुछ भी सस्पिशियस डिटेक्ट नहीं किया है। जहां तक यागेट स्पिनर की बात है, ह्योंग ने मेंशन किया कि वो यहाँ का बॉस होना चाहिए, लेकिन उसका कहीं कोई नामो निशान नहीं है। यकीन करना मुश्किल है कि इतने बड़े पूरे शहर में एक भी मॉन्स्टर या इंसान नहीं घूम रहा है। एक तरह से होंग को लगा कि ये एक तरह की ब्लेसिंग है कि कोई माइंड मेल्टिंग इविल आर्मी या रैंडम रेजिस्टेंस क्रू उनके पीछे नहीं पड़ा है। उसके तुरंत बाद होंग ने केपीपी क्रू को बोला कि उनके पास जैगेट स्पिनर के बारे में सफिशिएंट इन्फो नहीं है। उसने उन्हें शार्प रहने को कहा और कुछ भी अजीब चीज पर नजर रखने को और एरिया स्काउट करने के लिए एक एक्सपेडिशन टीम चूज करने को कहा।
लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाते, एक बीम कहीं से आई और ह्योंग के सर के टुकड़े कर दिए। होयोल पूरे शॉक में वहां खड़ा था। हानसू ह्योंग को इतने ब्रूटल तरीके से मारते हुए देखता रहा। बाकी की क्रू जम सी गई, डर गई जब उनके गिल्ड मास्टर का सर कांच की तरह बिखर गया। उस स्नीक अटैक से सब लोग कवर लेने के लिए इधर उधर कूद पड़े, राख बनने से बचने की कोशिश कर रहे थे। अचानक सीलिंग से फायर एरोज गिरने लगे और जमीन में आग लग गई। सब लोग जान बचाकर भाग रहे थे। होय को रियलाइज हुआ कि अगर हानसू ह्योंग जैसा ए रैंक टैंकर भी उसे डॉज नहीं कर पाया, तो वो जिससे भी टक्कर ले रहे हैं वो उनके लेवल से कहीं ज्यादा है। ये तो सीधा सीधा एक डेथ ट्रैप लग रहा है। एक लड़की को 3 पोजीशन पर मूवमेंट दिखी, लेकिन वो बता नहीं पाई क्योंकि हवा में बहुत डस्ट और सैंड थी। हो यान, जो केपी का वाइस गिल्ड मास्टर था, आगे आया और रिट्रीट के लिए बोला, इससे पहले कि पूरी जगह कोलैप्स हो जाए। हांग की बॉडी के लिए होय ने कहा कि वो बाद में रीग्रुप करके वापस आएंगे उसके लिए, क्योंकि इस जगह में कुछ तो सीरियसली गलत लग रहा है। होय ने हियारी को एग्जिट चेक करने को बोला और वो कॉन्फिडेंट होकर वहां गई, ये बोलते हुए कि उसे कुछ डेंजरस डिटेक्ट नहीं होगा और वो सेफ है। लेकिन अचानक वो जम गई, अपने गले में एक अजीब सी खुजली फील करते हुए, और फिर सीधे रेजर थिन ब्लेड से बने एक इनविजिबल वेब में कूद गई। होयल और बाकी लोग डर गए थे। हियारी को उनके सामने ही टुकड़ों में बिखरते हुए हेल्पलेस होकर देखते रहे। उसे समझ ही नहीं आया कि वो वायर्स कब लगाए गए थे। टाइम वेस्ट किए बिना उसने अपनी क्रू पर चिल्लाया कि सारे वायर्स काट दो और वहां से जल्दी निकलो। हियाल ने उन्हें कहा कि अपने वेपन्स को माना से कोट करो ताकि वो काट सकें। अंदर ही अंदर वो डर रहा था, ये सोचकर कि क्या एक ही एनिमी है या ज्यादा, और वो कितने टाइम से उनका पीछा कर रहे हैं। जब क्रू वायर्स क्लियर कर रही थी, एक रोबोट ने अपने लेंस से उन पर जूम किया, स्ट्राइक करने के लिए रेडी था। एक ही हिट में होयोल की टीम एक पल में खत्म हो गई, निम को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। वो गुस्से और डेस्परेशन में चिल्लाया कि अब तो एनिमी सामने आ जाओ। तभी वो रोबोट फाइनली उसके सामने आ गया और यू से सब समझ आ गया, यही है यागेट स्पिनर। रोबोट से एक आवाज आई टॉन्ट करते हुए कि अगर होय के पास भी कुछ ऐसा होता तो उसका एमो कभी खत्म नहीं होता और वो नॉन स्टॉप फाइट कर सकता था। होय गुस्से में था। वो इस बात पर पूरा पागल हो रहा था कि इस ल्यूनेटिक ने बस एक पॉइंट प्रूव करने के लिए उसकी पूरी क्रू को खत्म कर दिया। उसी मोमेंट पर जैगेट स्पिनर ने एक ग्लोइंग रोप निकाली और उसे ह्योंग की तरफ फेंका, यू से परमानेंटली खत्म करने के मकसद से, ये बोलते हुए कि ये सब सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए है। चंगजू गेट पर केपीपीपी हंटर्स की पहली रेड टीम में 58 मेंबर्स थे और एक भी जिंदा वापस नहीं आया। गेट बॉस का लेवल अब रेड हो गया है और सब कुछ इनडेफिनेटली होल्ड पर है। बाद में दूसरी रेड टीम ने सिटी में कदम न रखने का डिसाइड किया, जॉग स्पिनर से टकराने से बचने के लिए। इसी बीच तीसरी रेड टीम पूरी तरह से ज्वेल ऑफ विजडम और बाकी लूट हासिल करने पर फोकस्ड है। वो सफेद बालों वाला बंदा कॉन्फिडेंटली डिक्लेयर करता है कि 60 बिलियन वाला दूसरी टीम के गिल्ड को जाएगा। सब कुछ सेटल होने के बाद वो चांगजू स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के गेट में एंटर करते हैं। इस गेट का एक्सेस कोरिया के टॉप 10 गिल्ड्स में से एक गोल्डन लायन को मिला है, जिसे गिल्ड मास्टर हुआंगम चो एस रैंक और वाइस गिल्ड मास्टर हैंग योनहा ए रैंक लीड कर रहे हैं, और उनके साथ 47 और मेंबर्स हैं। इनके अलावा मैजिक टावर ने गिल्ड टाइसुंग को भेजा है, जो एस रैंक के करीब है, 48 मर्सिनरीज की एक स्क्वाड के साथ। और पीछे नहीं रहने वाला कोरियन हंटर एसोसिएशन का हन हारी भी वहां है, अपने मैजेस्टी के लिए बार्ली टी डाल रहा है, जो मॉडर्न सिविलाइजेशन के इस सुनसान बचे खुचे स्ट्रेच में एक्शन ज्वाइन कर रहे हैं। जंगजू गेट्स की 4th रेड टीम अपना बेस कैंप सेट करती है। लियोन हनहारी से चेक इन करता है, पूछता है कि उसे क्या परेशान कर रहा है। हरी मानती है कि उसे बैड फीलिंग आ रही है। यू से शक है कि यहाँ सब स्मूथली चलेगा, लेकिन अजीब बात यह है कि अगर सब ठीक भी हो जाए तो उसे उसकी भी चिंता है। वो सोचती है कि बेस्ट केस यही है कि सब ठीक हो जाए और लियोन को जंप इन ना करना पड़े, लेकिन इसका मतलब ये भी है कि उसकी फेम पाने की अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल सकती है। लियोन को इससे बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है। वो शांति से एक्सप्लेन करता है कि अगर लायन हार्ट किंग को एक उंगली भी उठाने की जरूरत ना पड़े तो इसका सीधा मतलब है कि सिचुएशन इतनी बुरी नहीं है। वो ये ब्रेक डाउन करता है, कहता है कि लीडरशिप कोई भी हैंडल कर सकता है जो एरोगेंस को बीच में नहीं आने देता। लेकिन किंग ऑफ नाइट्स की बात आती है तो स्टोरी अलग है। इस बात से हरी की क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है। तब उसे क्लिक होता है और वो रियलाइज करती है कि जब भी लियोन ने स्टेप इन किया है तो उसने ऐसे अटैक को रोका है जिसे कोई और हैंडल नहीं कर सकता था। लियोन ये क्लियर करता है कि किंग को फाइनल वॉल बनना होगा, डिफेंस की लास्ट लाइन।
अगर किंग ऑफ नाइट्स को फील्ड में उतरना पड़ता है तो इसका मतलब है कि चीजें सीरियसली डाउनहिल हो गई हैं और बाकी सब पहले ही फेल हो चुके हैं। और अभी क्रू की सॉरी स्टेट को देखते हुए लियोन बेट लगा रहा है कि उसे जल्दी ही फिर से स्टेप इन करना पड़ेगा। लेकिन हरी को लगता है कि ये रेड टीम, जिसमें एस रैंक वांगम चो और एक मेज भी है, शायद उनका चांस बन जाएगा। लियोन उन्हें रेगुलर ह्यूमन से काफी स्ट्रॉन्ग देखता है, लेकिन फिर भी सोचता है कि वो वॉर को उस तरह नहीं समझते जैसे वो समझता है। उससे भी ज्यादा वो उनकी स्ट्रैटेजी पर सवाल उठाता है, खासकर उस हिस्से पर जहां वो अज्यूम करते हैं कि सिटी के आउटस्कर्ट सेफ हैं। एनिमीज से टकराने के बाद भी लियोन हैरान है कि वो अपनी इंटेल पर कितने कॉन्फिडेंट है। यू से समझ नहीं आता कि ये सो कॉल्ड रेड टीम्स कैसे सोचती हैं कि मॉन्स्टर पैटर्न्स को एनालाइज करना और उन पर रिएक्ट करना कोई स्मार्ट मूव है। लियोन के लिए ये नॉनसेंस है। कोई भी रियल जनरल ऐसे प्लान पर कभी रिलाय नहीं करेगा, खासकर जब यागेट स्पिनर जैसे किसी से डील कर रहे हो, जिसे वो मॉन्स्टर नहीं बल्कि एक शार्प और डेंजरस वॉरलॉर्ड मानता है। तभी अचानक कहीं से एक एक्सप्लोजन होता है, सबको पूरी तरह से ऑफ गार्ड पकड़ लेता है। यापी, एक रोबोट यापी को आवाज देता है, कहता है कि उसे अफसोस है कि इसे ऐसे एंड करना पड़ रहा है, लेकिन एक लास्ट फेवर मांगता है। यापी लड़के का फाइनल ऑर्डर एक्सेप्ट करता है, जो है कि सिटी में ट्रेसपास करने वाले सभी फॉरेन बीइंग्स को डिलीट करना है। उस मिशन को दिमाग में रखते हुए वो लड़के की लास्ट विश पूरी करने निकल जाता है, हर इंट्रूडर को एलिमिनेट करके। यापी अब एक लूज कैनन की तरह फुल ब्लोन रैम्पेज पर निकल जाता है, सबको बुरी तरह डरा देता है। जैसे ही उसका लेंस टारगेट्स पर लॉक करने के लिए जूम करता है, कोई बंदा अचानक एक हैमर घुमाता है और छोटे बॉट को एक तरफ फेंक देता है। उसके ठीक बाद सब एक मैसिव एक्सप्लोजन देखते हैं जो उन्हें अंदर तक हिला देता है और वो क्लूलेस रह जाते हैं कि किस तरह के मॉन्स्टर ने अभी अभी उनकी 23% लाइफ फोर्स वाइप आउट कर दी। यापी एक और अटैक लॉन्च करने के लिए गियर अप करता है, लेकिन हैमर वाला बंदा यू से फिर से जोर से मारता है, जिससे इंटरनल प्रेशर में एक सीरियस स्पाइक आता है। गमसुन नेक्स्ट उस मेटल कैन के पीछे जाने के लिए रेडी हो जाता है। उसके बाद गिल्ड मास्टर फुल कंट्रोल लेने और यू से एलिमिनेट करने के लिए स्टेप इन करता है, जिससे मशीन अपना माइंड लूज कर देती है। यापी पूरे फील्ड एरिया में हैवक मचाना शुरू कर देता है। गिल्ड मास्टर जल्दी से डिस्टॉर्शन फोर्स फील्ड एक्टिवेट करता है और सबको गैदर अप होने को कहता है। तब भी जगह अभी भी एक केओटिक मेस है। एक बंदा गिल्ड टाउन को मेंशन करता है कि बुलेट ट्रेजेक्टरीज पूरी तरह से हाई वायर हो रही हैं। तायोंग पॉइंट आउट करता है कि यागेट स्पिनर से फाइट करने के लिए डिजाइन किया गया मैजिक टूल ऑलरेडी अफेक्ट हो रहा है और बुलेट्स मिड एयर में कर्व हो रही हैं। यू से इसका इतनी जल्दी यूज करने की एक्सपेक्ट नहीं थी। जैसे ही यापी अब नॉर्मैलिटी डिटेक्ट करता है, वो एक मेंटेनेंस ऑपरेशन स्टार्ट करता है। अचानक कहीं से टाइसन के लैकी को गोली लग जाती है। ये रियलाइज करके कि यापी ने पहले ही बुलेट्स को मोड़ने के एंगल्स कैलकुलेट कर लिए हैं, वो घबरा रहा है। ये समझने की कोशिश कर रहा है कि आखिर वो चीज है क्या। तभी टाइसन को कॉल आता है डिस्टॉर्शन फील्ड बंद करने के लिए, क्योंकि बुलेट्स के डायरेक्शंस बहुत अनप्रेडिक्टेबल हो गए हैं। मैजिक टूल्स की बैटरी लो हो रही है, तो ताइसुंग ऑर्डर देता है कि जैसे ही फोर्स फील्ड डाउन हो उसे चार्ज किया जाए। जैसे ही ग्रुप रुकता है और फोर्स फील्ड ड्रॉप होता है, तभी उन्हें जोर का झटका लगता है। पूरा एरिया अचानक वेब जैसे वायर से भर जाता है, जिससे पता चलता है कि यापी पूरे समय ओवरवर्क कर रहा था। यापी एक ग्रिम रीपर की तरह बाहर आता है, पूरे स्क्वाड को इलेक्ट्रीफाई करने के लिए रेडी। ताइसुंग को तुरंत अपनी बड़ी गलती का एहसास होता है, सबको एक जगह बुलाने में, ये जानते हुए कि इस आने वाले अटैक से बचने का कोई तरीका नहीं है। जैसे ही चार्जिंग खत्म होती है, ग्रुप को अपनी तरफ एक घोड़ा आते हुए दिखता है और वो सब हैरान रह जाते हैं ये देखकर कि वो कोई और नहीं लियोन ड्रोनिया है, जो एक पुराने पक्के दोस्त की तरह आ रहा है। लॉयन घोड़े पर चढ़ जाता है, दुश्मनों के समंदर में अकेले घुसने के लिए चाहिए होने वाली हिम्मत के बारे में बोलते हुए कह रहा है कि लायन हार्ट के राजा की तारीफ होनी चाहिए। एक भी पल बर्बाद किए बिना लॉयन इस पल को ऑनर करता है, याक स्पिनर को उससे लड़ने का प्रिविलेज देकर एक ड्यूअल ग्रांट करता है, जैसे कि वो कोई रॉयल डिक्री हो। बाकी क्रू वहीं खड़ा रहता है, ये सोचकर कि क्या ये बंदा पागल हो गया है या फिर वो पूरा आउट ऑफ इट है। लियोन धीरे से बोलता है, उस हिम्मत पर फोकस करते हुए जो लगती है सिर्फ एक घोड़े के साथ दुश्मनों के समंदर में घुसने के लिए। वो खुद को लायन हार्ट का राजा घोषित करता है, एक ऐसा इंसान जो तारीफ का हकदार है।
बिना किसी शक के वो इस पल को पकड़ता है और याक स्पिनर को उससे बैटल में फेस करने का ऑनर देता है। यापी दूसरी तरफ इस ड्रामेटिक फ्लेयर से पूरा कंफ्यूज्ड है। वो अपनी रेल गन को पावर अप करता है, अपने मिशन पर डेट हुए कि सामने दिखने वाले हर फॉरेन एंटिटी को खत्म करना है। तभी लियोन एक चमकते सूरज की तरह आगे बढ़ता है, अपने पुराने पक्के दोस्त पर सवार होकर जंग के मैदान में। जैसे ही यापी फायर करता है, लियोन एक सच्चे नाइट के गुस्से के साथ चार्ज करता है, लॉन्ग रेंज अटैक से बिल्कुल अनफेज्ड। क्रेजी स्पीड और उसके स्पीयर की चमक के साथ यापी और लियोन दोनों अपने अंदर के बीस्ट को अनलीश करते हैं। अचानक एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन डेब्रीज को हवा में उड़ा देता है, जब यापी को एक डेविस्टेटिंग हिट लगती है। उसी पल में याक स्पिनर का हाई फंक्शनिंग एआई पूरी तरह से क्रैश हो जाता है। पता चलता है कि यापी के पास उस फिनोमिनन के लिए कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं था, जो उसके सेंसर्स के ठीक सामने हो रहा था। अपैरेंटली याक की मशीन ने पूरा सीन पहले ही एनालाइज कर लिया था, ये नोट करते हुए कि लायन का वेपन आउटडेटेड और जाउस लाइक लग रहा था, लेकिन वो इतना फास्ट था कि उसने उसका अटेंशन ग्रैब कर लिया। फिर भी मशीन ने कैलकुलेट किया कि इंपैक्ट मिनिमल होगा लायन के मास के हिसाब से। यापी ने थ्रेट लेवल 0 मार्क किया, ये सोचकर कि रेल गन लियोन को एक सिंगल शॉट में आराम से खत्म कर सकती है और इसमें ज्यादा एफर्ट की जरूरत भी नहीं है। मशीन का लॉजिक कुछ ऐसा ही चला। 3 सेकंड्स पहले लॉयन की आवाज ने एक पतली बैरियर बना दी, एक ऐसा पैटर्न जो पहले कभी रिकॉर्ड नहीं किया गया था। इम्पैक्ट से 2 सेकंड्स पहले सिस्टम ने रेलगन बुलेट से डायरेक्ट हिट प्रिडिक्ट किया और एस्टिमेट किया कि सिर्फ शॉकवेव ही टारगेट को एलिमिनेट करने के लिए काफी होगी, भले ही शॉट ब्लॉक हो जाए। इम्पैक्ट से 1 सेकंड पहले बुलेट डिफ्लेक्ट हो गई, कोई टक्कर या प्रॉपर ब्लॉक नहीं था, बस एक स्मूथ डिफ्लेक्शन था जो बिना किसी एफर्ट के किया गया, जैसे नाइट्स टेम्पलर ने दी हुई स्किल से सांस लेना। लियोन ने उसे एक मिरेकल माना जो सिर्फ इंसानियत के सबसे ताकतवर वॉरियर्स ही चला सकते हैं, एरो शील्ड के ब्लेसिंग से डिवाइन लॉ को एनफोर्स करते हुए, एक ऐसी पावर जो अपने रास्ते में आने वाले हर अटैक को रिपेल कर देती है। मशीन समझ नहीं पाई कि अभी क्या हुआ था और उसके इंटरनल सिस्टम्स में एक सीरियस मैल फंक्शन हो गया जो केओस में बदल गया। उसी पल में उसने लियोन के थ्रेट लेवल को मैक्सिमम लेवल 5 पर रिकैलकुलेट किया। मशीन जमीन पर गिर गई, एक डेस्परेट और पिटिफुल रिट्रीट में। अब भी यापी उस लड़के की आखिरी इच्छा को एको करता है कि किसी को भी इस जगह तक ना पहुंचने दिया जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। अपने ज्यादातर सिस्टम के फेल होने और उसका बैलेंस पूरी तरह से बिगड़ जाने पर यापी लायन को लेवल 5 थ्रेट के रूप में लॉक करता है और न्यू वेपन को काउंटर करने के लिए इमरजेंसी मॉड्यूलेशन शुरू करता है। अचानक यापी को जॉक की आवाज सुनाई देती है जो उसके किए हुए हर काम के लिए उसे थैंक कर रहा है, और यापी की काउंटर अटैक की मॉड्यूलेशन लोड हो जाती है। शहर के बिल्कुल बीच में चायंगजू स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के ब्लॉक 8 में एक बंदा जो रोड के उस पार लगभग 250 मीटर्स दूर खड़ा है को एक मशीन गन का पार्ट दिखता है। वो जल्दी से लॉन्ग रेंज डीलर्स को ऑर्डर देता है यागेट स्पिनर के सामने वाली पास की बिल्डिंग में मूव करने का, जबकि बाकी टीम अपनी पोजीशन पर बनी रहती है। लेकिन जैसे ही वो कॉर्नर मोड़ता है उसे एक डरावना नजारा दिखता है, एक पूरे ब्लड बाथ का। उलझे हुए तारों से हर जगह मांस और हड्डियां बिखरी हुई हैं। उसके चेहरे का रंग तुरंत उड़ जाता है, जैसे वो किसी भूत को घूर रहा हो। फिर अचानक उसे कुछ चिपचिपा सा छू के निकल जाता है। वो घूमकर मारने के लिए पलटता है, दिल जोरों से धड़क रहा होता है, पर वहां कुछ भी नहीं होता। फिर भी वो बंदा पसीने में भीगा हुआ है, पूरी तरह श्योर है कि उसने कुछ अपनी गर्दन पर सांस लेते हुए महसूस किया था। तभी तीखे ब्लेडों का एक जाल उसे सेकंड्स में चीर देता है, उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है और उसकी कहानी वहीं खत्म हो जाती है। यापी 5 फॉरेन एंटिटीज को खत्म करके माहौल को काबू में कर लेता है, लेकिन एक क्राई बेबी किसी तरह से कैमोफ्लाज में छिपा रहता है जब तक वो अपने बॉस को टुकड़े टुकड़े होते नहीं देख लेता, और ये देखकर वो इतना डर जाता है कि भाग निकलता है। यापी उसका पीछा करते हुए सेमेट्री तक जाता है जहां वो बंदा घुटनों के बल बैठकर अपनी जान की भीख मांगता है। तभी यापी को वो मेमोरी याद आती है जब लड़के ने कहा था कि वो सब की तरह इस सेमेट्री में दफन होना चाहता है ताकि वो हमेशा के लिए शहर का हिस्सा बन सके, और उसे उम्मीद थी कि यापी इस जगह को प्रोटेक्ट करेगा। वो मेमोरी उसे बहुत जोर से लगती है और अचानक यापी का रीजनिंग सिस्टम बंद हो जाता है क्योंकि क्राई बेबी से आंखें मिलने के बाद उसकी प्रायोरिटीज बदल जाती हैं। वो बंदा सोचता रह जाता है कि क्या छोटा रोबोट उसे जाने देने का डिसीजन ले चुका है या क्या हुआ, क्योंकि यापी बिना कुछ कहे चुपचाप आसमान में उड़ जाता है।
कुछ देर बाद ताइसुंग वहां आता है और उस लड़के के पास जाता है, जबकि क्राई बेबी घबराकर बड़बड़ाते हुए कहता है कि वो मेटल स्पाइडर शायद उसे खत्म करने के लिए बहुत ज्यादा थक गया था और बस भाग गया। क्राई बेबी एक्सप्लेन करता है कि यापी के चेहरे ने सब कुछ कह दिया था, जैसे उसे पता था कि जीतने का कोई चांस नहीं था, शायद इसलिए क्योंकि उसने ताइसुंग को इस तरफ आते हुए देख लिया था। ये बात लगभग प्रूफ करती है कि मशीन की भी लिमिट्स होती हैं। लेकिन ताइसुंग को जो बात सच में परेशान करती है वो ये है कि इस शहर का सेमेट्री बाकी सब जगहों से कहीं ज्यादा साफ है। इसी बीच यापी अपनी सक्सेस का चांस 92% कैलकुलेट करता है और रिट्रीट करने का डिसीजन लेता है। सिटीजन्स की प्रोटेक्शन को पहले रखता है, भले ही वो पहले से मरे हुए हों। तिस और बाकी लोग इस जगह के क्रीपी वाइब को सह नहीं सकते। उसी वक्त यापी लॉक करता है कि 49 टारगेट्स अभी भी एक्टिव हैं। लेवल 5 और लेवल 3 दोनों अच्छी हेल्थ में हैं, जबकि लेवल 1 थ्रेट को खत्म करने का चांस सिर्फ 35% है। तो लड़ाई फिर से शुरू हो जाती है। तभी कोई यापी को चुपचाप खुद को रिपेयर करते हुए देखता है और उसे बुलाकर पूछता है कि क्या उसने कॉमनर्स के साथ खेलने में एंजॉय किया, और वो कोई और नहीं, खुद लायन होता है। जैसा कि पता चलता है, लॉयन शिवालरी के लिए जीता और मरता है, और उसे इसका रूप कहना कोई एग्जैजरेशन नहीं होगा। उस स्मग चेहरे के साथ लायन हार्ट का राजा कायर एम्बुशर्स को सबसे ज्यादा नफरत करता है और एक फेयर फाइट चाहता है जो हेड ऑन लड़ी जाए। तो लॉयन हिम्मत से यापी से पूछता है कि क्या वो लड़ाई के लिए रेडी है। यापी अपने एरिया में इस अनएक्सपेक्टेड विजिटर से तुरंत अलर्ट हो जाता है। ये ऑब्वियस है कि अपोनेंट के पास फेयर खेलने का कोई रीजन नहीं है, लेकिन लॉयन अपनी नाइटली मॉरल्स को ऐसे ही नहीं छोड़ता। चैलवरी उसकी विल को फ्यूअल करती है और वो अनब्रेकेबल विल ही लॉयन की स्ट्रेंथ को पावर करती है, उसे चूजन वन बनाती है। लॉयन बेट लगाता है कि एक मशीन ऑनर के कॉन्सेप्ट को समझ ही नहीं सकती। 480 बुलेट्स बचे होने और बाकी सब इक्विपमेंट ठीक होने के साथ यापी सीधा ट्रिगर पर हाथ रखता है और उस एरोगेंट जर्क पर फायर करता है। लेकिन लियोन की चमक नहीं दिमगाती, जो उसकी डिवाइन लॉ एनर्जी और एरो शील्ड के ब्लेसिंग से प्रोटेक्टेड है। यापी जल्दी से इस लड़ाई में चल रहे स्ट्रेन सीक्वेंस को पकड़ता है और ट्रेजेक्ट्री एनालाइज करना शुरू कर देता है। वो फिर से फायर करता है, उस थ्रेट लेवल 5 नॉनसेंस को बंद करने के लिए डिटर्मिन्ड है। फिर भी लियोन वो स्मग लुक पहने हुए जरा भी पीछे नहीं हट रहा। एक सेकंड भी वेस्ट किए बिना वो आगे बढ़ता है, एक रास्ता बनाते हुए यापी की नजर से एक भूत की तरह निकल जाता है। वो कहीं से भी आ जाता है, मशीन को रिएक्ट करने का बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। यापी एक लेजर फायर करता है, लेकिन वो लायन को अपने नाइटली हॉर्स पर सीधा उसकी तरफ चार्ज करते देखकर हैरान रह जाता है। बिना किसी हेजिटेशन के यापी हाई गियर में आ जाता है, तूफान की तरह बुलेट्स बरसाता है लायन में छेद करने के लिए, लेकिन उस पर हिट करना कोई आसान काम नहीं है। मशीन भी लायन की शीर गट्स को प्रोसेस नहीं कर पाती। लियोन एक स्मर्क के साथ अपने घोड़े को स्टैलियन कहता है और टीज करता है कि दुश्मन जरूर हाइड एंड सीक खेलने के लिए बेताब होगा। बातें तेजी से गर्म हो रही हैं, दोनों लाइट की स्पीड का पीछा करते हुए मूव कर रहे हैं ताकि इसे जल्दी सेटल कर सकें। फिर भी यापी ये समझ नहीं पा रहा कि लियोन का डील क्या है, खासकर क्योंकि कोई भी इंसान इतनी तेजी से मूव नहीं कर पाना चाहिए। तभी यापी एक मैसिव अटैक करता है और लियोन अपने स्टैलियन को चिल्लाकर कहता है कि स्पीड थोड़ी और बढ़ाओ। जब फाइनली वो आमने सामने टकराते हैं, लियोन यापी के एफर्ट्स के लिए एक जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट देता है, लेकिन इससे चीजें स्लो नहीं होती, क्योंकि यापी उसकी तरफ बुलेट्स की बारिश करता है, उस परफेक्ट शॉट के लिए एम करते हुए। लियोन भी कोई रुकी नहीं है दो। एक एक्सप्लोजन होता है और वो उस पल का यूज करता है अपने स्टैलियन के साथ एक्शन में कूदने के लिए। आसमान में उड़ने के बाद लियोन सीधा यापी के ऊपर लैंड करता है, हिट को डायरेक्टली लेने के लिए रेडी। डॉज करने का कोई प्लान न होते हुए वो नीचे चार्ज करता है और ग्रेविटी को बाकी सब हैंडल करने देता है। लायन हार्ट्स की ग्लोरी के लिए एक फाइनल शाउट के साथ गोल्डन सन लियोन अपना अल्टीमेट स्ट्राइक देता है, यापी को बिखरे हुए टुकड़ों में फाड़ते हुए। जैसे ही यापी वो फेटल ब्लो लेता है, उसे लड़के का फाइनल कमांड सुनाई देता है कि जो अंदर सील्ड है उसे कभी रिलीज ना करे। उस विश को ऑनर करते हुए यापी अपना सेल्फ डिस्ट्रक्शन एक्टिवेट करता है, पीछे कुछ भी ना छोड़ते हुए। बात यहीं खत्म नहीं होती। यापी ने पहले ही लैंडफिल फैसिलिटीज में वायर किए गए सारे एक्सप्लोजिव्स को डेटोनेट करने का प्लान बना लिया था, और ये कुछ ऐसा था जो लियोन ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। अचानक सबसे बड़ा ब्लास्ट सेंटर पर लगा। जब JS-10253 ने अपनी आंखें खोली, वो एक स्टोरेज कंटेनर के अंदर पड़ा था। हवा में तेल की स्मेल भरी हुई थी। एक आदमी ने याक स्पिनर पर चिल्लाया, अपनी ड्यूटी निभाने और सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए।
उसी वक्त यापी ने देखा कि एक एलियन मॉन्स्टर ने उस आदमी को कुछ नहीं बस टुकड़ों में कुचल दिया। बिना कोई पल गवाए यापी ने बुलेट्स की बारात से फायर किया, अपना सब कुछ उस एलियन मॉन्स्टर पर बरसाते हुए, ये जानते हुए कि शुरू से उसका एक ही मिशन था, अपने एलाइज को सपोर्ट करना और सिटी को प्रोटेक्ट करना। किस्मत से याट स्पिनर्स ने एनिमीज को हरा दिया और हीरोज की तरह उभरे, आखिर में सिटी के गार्डियंस के रूप में जाने जाने लगे। ये अनमैन्ड टैंक्स की कहानी है जिन्होंने उस जगह को बचाया जब सारी होप खत्म हो चुकी थी। ये काफी था उन सिटीजन्स का दिल वापस जीतने के लिए जिन्होंने फेथ खोना शुरू कर दिया था। यॉर्क स्पिनर्स को होप के सिंबल से नाइट्स ऑफ स्टील में बदल दिया, लेकिन उन्हें भी रीमॉडलिंग से गुजरना पड़ा, बार बार रीबिल्ड करना पड़ा, सिर्फ अपने कमांडर के ऑर्डर्स के अंडर अपनी ड्यूटी जारी रखने के लिए। और उन्होंने वही किया, सिटी को गार्ड करते रहे जब तक गार्ड करने के लिए कुछ नहीं बचा। तभी लड़के ने यापी को अपना फाइनल मिशन दिया, सिटी को हर हाल में प्रोटेक्ट करने का अल्टीमेट क्वेस्ट, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि इस जगह से कुछ भी एस्केप करे। तो आखिरी बची हुई बैटल मशीन को एक फाइनल टास्क दिया गया, ये मेक श्योर करने के लिए कि कोई उस ईरी चीज पर कभी हाथ न डाल सके। यापी अपनी काइंड का आखिरी प्रिपेयर करने, प्रोटेक्ट करने और रिपेयर करने के साइकिल से गुजरता रहा जब तक आखिर में उसने सब कुछ खत्म नहीं कर दिया। इसी बीच लियोन मशीन को ट्रैक करता है और डिस्कवर करता है कि वो इतनी डेस्परेशन से क्या गार्ड कर रहा था, जो ज्वेल ऑफ विजडम निकलती है। लियोन जानता है कि ये कुछ ऐसा है जो पहले तो एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए था। अचानक उसे अपने पीछे कुछ सेंस होता है और वो मुड़कर यापी से पूछता है कि वो कब से यहाँ अकेला गार्ड कर रहा है। पहली बार लियोन मशीन को लॉयल्टी और डिवोशन का ट्रू नाइट एक्नॉलेज करता है, जिसे सारे कॉन्टिनेंट्स में रहने वाले लिविंग बींग्स एक डेट ओ करते हैं, सब सर जैक स्पिनर्स की सर्विस की वजह से। बिना किसी डाउट के लियोन डिक्लेयर करता है कि याक स्पिनर का क्वेस्ट अब कंप्लीट हो गया है और वो ज्वेल ऑफ विजडम को डिस्ट्रॉय करता है, इसे खत्म करता है, ये होप करते हुए कि वो फाइनली शांति से रेस्ट कर सके। यापी को सुनाई देने वाले आखिरी वर्ड्स उस लड़के का एक क्वाइट थैंक यू था। बाद में कैंग ह्युक पूरी स्टोरी जानता है और कैसे लायन ने ज्वेल ऑफ विजडम को डिस्ट्रॉय किया। पता चलता है कि कैंगुक को लगता है कि लायन को ज्वेल ऑफ द वर्ल्ड के साथ क्या करना है इस पर पूरा राइट था, क्योंकि वही था जिसने याक स्पिनर से डील किया था। लियोन उस बूढ़े आदमी को बताता है कि वो ज्वेल कुछ नहीं बस प्योर पॉइजन था, जो विजडम और परसूट की ट्विस्टेड फोर्सेस द्वारा ह्यूमंस को ल्योर करने के लिए बनाया गया था। शॉर्ट में लियोन उसे डीमन का ऑब्जेक्ट कहता है, जो कैंगुक को ऑफ गार्ड पकड़ लेता है और उसे स्टंट छोड़ देता है। इसे समझाने के लिए लियोन एक्सप्लेन करता है कि ज्वेल विशेस पूरी करता है, लेकिन हमेशा बदले में कुछ डिमांड करता है, जैसे एक बीस्ट को फीड करना उसे काम रखने के लिए। ये इटर्नल लाइफ के लिए ह्यूमन टेम्पटेशन पर फीड करता है, लोगों को अपनी ह्यूमैनिटी खोने और डीमंस में बदलने के लिए पुश करता है। वो क्लियर करता है कि अगर ऐसा कोई ज्वेल कहीं और दिखता है तो उसे हर हाल में डिस्ट्रॉय करना होगा। ये न्यूज कैंगुक को हिला देती है और वो जल्दी से कहता है कि वो यूएस गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना चाहता है। ये क्लियरली रिस्पॉन्सिबल चीज है करने के लिए, लेकिन लायन वॉर्न करता है कि जिस किसी के हाथ में पहले से एक है वो डीमन के सिडक्शन में पहले ही गिर चुका होगा। उसके बाद वो लोग एक रूम में जाते हैं जहां लायन कैंगुक से पूछता है कि क्या वो उसकी रेस्ट करने की जगह है। कैंगुक हाँ में सर हिलाता है और आगे आगे चलता है। साइंटिस्ट उसे गाइड करता है, जो याक स्पिनर के बचे हुए पार्ट्स दिखाता है। लायन उस जैक स्पिनर को ध्यान से देखता है जब कैंगुक पूछता है कि महाराज उसके साथ क्या करने का प्लान कर रहे हैं। मुस्कुराते हुए लियोन याक स्पिनर को एक रिस्पेक्टेबल नाइट कहता है जिसने अपना टाइम पूरा किया है, तो वो उसे इज्जत के साथ दफनाना चाहता है और प्रे करता है कि वो भगवान के बैंक्वेट हॉल तक पहुंच सके। उससे पहले लियोन मेंशन करता है कि वो पहले उसे ब्लेस करेगा, फिर मैजिकली एक फैंसी कप निकालता है जिसमें गोल्डन लिक्विड भरा होता है, जिसे कैंगुक सरप्राइज हो जाता है। बिना किसी डाउट के लायन प्रे करता है कि ये लॉयल नाइट शांति से रेस्ट करे और वो लिक्विड उस पर डाल देता है। सिर्फ इसे ही मशीन मूव करने लगती है, डिवाइन एनर्जी से पावर होकर। लियोन जानता है कि कोई एक्चुअल एनर्जी सोर्स नहीं है, पर इस ब्लेसिंग ने एक मिरेकल ट्रिगर किया है। पता नहीं कैसे याक स्पिनर अपना एक छोटा वर्जन बना लेता है और लायन उसे बोलता है कि गॉडेस ने उसे ही चुना होगा। फिर लायन अपनी स्वॉर्ड निकालता है और कुछ एयर स्ट्राइक्स करता है गॉडेस को बुलाने के लिए। इस पूरे फिनोमेनन से उसकी सांस फूल जाती है और कैंग ह्युक तो गॉडेस का फेस देखकर कोलैप्स भी हो जाता है। वहां मौजूद सब लोग
बिना किसी डाउट के जानते हैं कि ये वुमन जो ब्रिलियंट लाइट से चमक रही है वो इंसान नहीं बल्कि एक डिवाइन बीइंग है जिसका कोई कंपैरिजन नहीं है। गॉडेस आरियाना अपने फर्स्ट नाइट की तरफ मुड़ती है और पूछती है कि ये सब क्या है। लियोन उनके सामने बो करता है और एक्सप्लेन करता है कि यैग स्पिनर एक ऑनरेबल नाइट रहा है, सभी दूसरे नाइट्स के लिए एक ट्रू रोल मॉडल, और वो वर्दी है गॉडेस की केयर के। आरियाना उस स्ट्रेंज बीइंग को देखती है और पॉइंट आउट करती है कि उसने उसकी क्वेस्ट पूरी नहीं की और ना ही अपनी ग्लोरी उसे ऑफर की। लियोन यैग स्पिनर की तरफ से बोलता है, कहता है कि अगर इसकी एग्जिस्टेंस ना होती तो यैग स्पिनर लायन हार्ट के किंग की ग्लोरी क्लेम करने के वर्दी होता। गॉडेस आरियाना सुनती है और लायन की बातें एक्सेप्ट करती है। जैक स्पिनर को उसके पर्सपेक्टिव से देखने का चॉइस करती है, पर उसे अभी भी एक चीज पर क्लैरिटी चाहिए। वो डायरेक्टली यैग स्पिनर से पूछती है कि क्या ये अदरवर्ल्डली स्टील नाइट लाइट को वर्शिप करेगा और जस्टिस के लिए प्लेज करेगा उसकी नाइटली आर्मी ज्वाइन करके। यैग स्पिनर आरियाना के सामने खड़ा होता है जो उसे एक ऐसे बीइंग के रूप में देखती है जो ऑनर और नॉलेज से भरा है पर फिर भी एक बच्चे का दिल लिए हुए है। वो उसे कहती है कि वो उसके नाइट लियोन को इस दुनिया से ईविल को खत्म करने में सपोर्ट करे और तभी वो खुद भी एक नाइट बनने के वर्दी होगा। यैग स्पिनर लियोन को देखता है और एक हैकिंग सिग्नल पैटर्न लैंग्वेज को अपने सिस्टम में अपलोड होने देता है। अचानक से मशीन पूरी तरह से उस प्लान पर अग्री करती है डीमन काइंड से बैटल करने के लिए। ये आरियाना को खुशी देता है जो मानती है कि अगर जेजी स्पिनर की लॉयल्टी और स्ट्रेंथ उसके फर्स्ट नाइट को दी जाती है तो उसकी ग्लोरी भी उस पर शाइन करेगी। जब नाइट टेम्पलर नंबर 10253 हवा में फ्लोट करता है तो उसे लाइट और जस्टिस की पावर से रिवॉर्ड किया जाता है। इसी बीच यूनाइटेड स्टेट्स मैजिक टावर में मास्टर रोनाल्डो शेरमन के रूम में एक आदमी माफी मांग रहा है, डेस्परेट होकर एक्सप्लेन करने के लिए कि वो एक सिंपल कमांड को फॉलो करने में फेल क्यों हो गया। पर जिस ग्रेट बीइंग से वो बात कर रहा है वो बहुत डिसअपॉइंटेड लगता है, खासकर उसे विजडम और ट्रूथ से ब्लेस करने के बाद। रोनाल्डो एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है कि ये नया सर्वाइवर लियोन ने इंटरफेयर किया। वो क्रिस्टल उस नाम को सुनकर एक पल के लिए फ्रीज हो जाता है।